बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेजबान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त शहर में सूरत हाल ये है कि काले बादल हैं और एकदम से काले बादल आने के बाद तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मॉनसून का तीसरा स्पेल जिसकी प्रेडिक्शन कर दी गई और ये भी कहा गया था कि बारिशें बहुत तेज होने वाली हैं। तो ये तेज बारिश शुरू हो चुकी है जी। आज मंडे है और बहुत सारे लोग दफातर की तरफ दौड़े लगा रहे थे जी। और वो लोग जो कि हमेशा टाइम पर निकलते हैं उनके साथ क्या होता है वो भी हम दिखा देते हैं। इमरान यूनुस साहब और शाहिद सिपरा साहब हमारे साथ मौजूद है। तो इमरान यूनुस साहब क्योंकि बिल्कुल टाइम पे निकले तो आप उनको देख सकते हैं, शर्ट बिल्कुल गीली है। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। इमरान भाई, क्या सूरत हाल है बाहर की? अच्छा जी, मौसम की सूरत हाल के बारे में मैं आगाह करता चलूँ। पहले तो शहरी तैयार हो जाएं, चूँकि ये बारिश जो आज शुरू हुई है, बारिश का सिलसिला अब जुमे तक रहने वाला है। सो वो लोग जो बारिश को या मौसम को देखते हुए अपनी रूटीन को प्लान करते हैं, वो बस अब अपनी मोबाइल ऐप पे वेदर को देख के अपना सारा शेड्यूल जो है वो मुरतब करें। रात को तकरीबन 2:30 बजे की बात है, मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था कि हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। तो मैंने फौरी तौर पे देखा कि मोबाइल ऐप पे कि बारिश है, तो प्रेडिक्शन हुई कि सुबह बारिश है। तो उसकी तैयारी तो मैंने पहले ही कर रखी थी। जैसे आपने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा कपड़े जो हैं वो रखा करें, तो मैंने रखे होते हैं कि मुझे पता है कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ तो, और वैसी जैसी हमारी रिपोर्टिंग है, हमने एक्स्ट्रा जूते जो है वो तो रखे होते हैं, जरूरी है जी। और आपको मैं ये भी बता रहा था कि आपके प्रोग्राम पे वक्त पे पहुंचने का हमें इतना डर है कि हम किसी चीज को नहीं सोचते। हम कहते हैं दरिया भी हो तो हम उसको पार करके सिटी 10 में पहुंच जाएं। ये तो है जी, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आपने क्योंकि आपने लाइव प्रोग्राम में भी बता देना होता है कि ये टाइम पे पहुंचे हैं। फिर आयशा जो है वो भी हमें कॉल लाइटर नोट पे होता है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस किस्म की है कि शदीद और तेज आंधी वाली बारिश जो है इस वक्त चल रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं मार्टन रिंग रोड क्रॉस किया है, वहां पर काले गहरे बादल आए, लाइट जला दी गई जी। बिल्कुल, इसीलिए बाहर रश जो है वो मैंने अभी देखा है कि बाइक जो है वो स्पीड में गुजर रही थी और एक बाइक जो है वो हादसे का शिकार हुई है। तो खैर रोक के उसको भी उठाना पड़ा, इसलिए भी मैं थोड़ी सी ताखीर हुई। और उसके बाद ये मेरे कपड़े जो है वो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी लगाई है और सिर्फ 3-4 सेकंड में मेरा ये हाल जो है वो बारिश ने किया है। और गहरे काले बादल हैं बाहर, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस बारिश को खैर व आफियत वाली बारिश रखे, ये किसी के लिए जहमत ना बने। बिल्कुल ऐसे ही है। फिलहाल सुहाना मौसम है और इस तरह की बारिश के तकरीबन 2-4 घंटे तक तो हब्स जो है, और मुझे जुलाई में सर्दी लग रही है एसी चल रहे ना। अच्छा, ये है कि 2-3 घंटे तक अगर पूरे शहर में बारिश होती है ना तो मौसम खुशगवार हो जाता है। शाहिद सिपरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इमरान को सर्दी लग रही है, मैं इस पर कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन लोग जानते हैं कि जुलाई में जिसको सर्दी लग रही है उसका क्या, मैं उस पर ज्यादा जाना चाहता। दूसरी बात के वेदर इफेक्ट्स जो है, मानसून है उसने बरसना है। आपने बात बिल्कुल ठीक की कि रहमत की बारिश हो। जब मैं आया उस वक्त तो बहुत अच्छी बारिश थी, उसकी स्पीड और उसके हिसाब से कि आपके बाइक्स वाले भी बड़ा इजीली जा रहे थे, गाड़ियों वाले भी बड़ा इजीली जा रहे थे। लेकिन उससे इमरान चूंकि 10-15 मिनट उसके बाद आया तो उसका चेंज आया होगा। बादल थे, गहरे बादल थे, एक दफ़ा अंधेरा, फिर अचानक से बारिश। ये तो मानसून में चलना है। जे रोड पे तेज़ बारिश हो रही थी, यहाँ हल्की थी, अब यहाँ तेज़ हो गई, हो सकता है वहाँ ख़त्म हो गई है। तो ये मानसून का ये हुस्न है कि कहीं तेज़ बारिश, कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी, कहीं पे नहीं भी होगी। कल भी जिस तरह हुआ कि जॉर्ज टाउन साइड पे हुई, येलो साइड पे हुई, और दरमियान का जो इलाका है वहाँ पे बारिश कल नहीं हुई। तो ये इसी तरह चलते रहना है। तो हब्स ये तो फिर आपका अगस्त भी अभी चलेगा, अगस्त तक जाना है, अगस्त के एंड तक हब्स और इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इस तरह बारिश के साथ हवा चल पड़े फिर हब्स भी नहीं महसूस होती, ऐसे ही है। फिर काफी हद तक आप चीजें उसको कर लेते हैं। ये देखें, ये जो अभी बारिश हो रही है इसका शाम से बना हुआ है। ये घुटन ज़्यादा जो मौसम था ये कल शाम से ही अयान था, कल शाम से ही लग रहा था कि बारिश रात में हो जाएगी या किसी वक्त में हो जाएगी, लेकिन वो आज सुबह जो है वो हुई। अच्छा, मानसून का ये भी एक बड़ा है कि मानसून की बारिश आपने माजी में भी देखा होगा, हमेशा सुबह 4-5 बजे हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो मूसलाधार बारिश हुई तो हुई नमाज फजर के साथ ही है। बिल्कुल, ठीक है। पूरा दिन फिर वो वक्फे से 12-1 बजे तक चलती है और फिर पूरा शहर लै दे जाती है। वो आपने और ले लें 15 मिनट 20 मिनट, शायद सिपरा साहब को मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएंगे। इनकी बीट एक्टिव हो गई ना भाई, लाइट चली गई। मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ, इसका कोई प्लान भी, कोई इसका हल क्यों नहीं निकाला जाता? आप मुझे पता जवाब तो वही देंगे, लेकिन क्यों?
देखें बात सुने, इसका पहले हाल पूछ लें कि आप बिजली की बात कर रही हैं या सड़कों पे खड़े होने वाले नहीं, पानी? नहीं, बिजली की बात कर रही हूँ। लाइट घंटों लोगों की पूरा दिन लाइट नहीं आती है, ज्यादा देर तक बंद रही है, घंटों नहीं दिनों में भी। बाज ऐसे इलाके हैं जो Exactly, दिनों पर हुआ भी गए ऐसे, जी। ट्रांसफार्मर डैमेज होने से दिनों पर भी लोग गए हैं और उनकी सप्लाई मुअत्तर रही है। जो आपने बात की प्लान बी यही होता है कि आपके मटेरियल। लोगों को ये भी बता दें कि जब ट्रांसफार्मर खराब होता है तो कम से कम 2 से 3 दिन लाजमी लगते हैं। लोगों को ये भी बता दें। मैं वही कह रहा हूँ, 2-3 दिन या आपके 1 दिन से ज्यादा तक या 24 घंटे तक जो बिजली ट्रांसफार्मर डैमेज से मुअत्तर रहती है। अदरवाइज जो 11 kV फीडर है वहां से सप्लाई को इतनी देर तक नहीं बंद रखा जा सकता। उसकी वजह एक है ना कि आपका सिस्टम ऑनलाइन है, यहाँ सिर्फ लेस्को में उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, आपके एनपीसीसी में उसकी मॉनिटरिंग है, उसके बाद पावर डिवीजन में मॉनिटरिंग है। जिस फीडर का लोड डाउन होना है उसकी मॉनिटरिंग हो जाने की, उस पर कंज्यूमर क्यों नहीं है, उस पर लोड क्यों नहीं चल रहा, उसकी क्या वजह होगी कि वहाँ ट्रांसफार्मर डैमेज होंगे, वहाँ सप्लाई उस तरह नहीं मिल रही होगी लोगों को। ट्रांसफार्मर डैमेज होने का सेकंड ऑप्शन जो आपने कहा कि क्या होता है, बी प्लान यही है कि मटेरियल की फरावानी होनी चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल हो। यहाँ हमारा अलमिया ये है कि हम लोग मानसून में बिलखसूस ट्रांसफार्मर्स की फराहमी को उस तरह यकीनी नहीं बना पाते जिस तरह से हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं। यहाँ क्या है कि डैमेज हुआ, 3 ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, आपके एसडीओ को 1 ट्रांसफार्मर मिल गया, 2 उन्होंने उतारने हैं, फिर वहीं आपके निजी वर्कशॉप में जाने हैं या दफ्तर में वर्कशॉप बनी है, वहीं उसकी मेंटेनेंस होनी है, दोबारा लगाएंगे, फिर लोड पड़ेगा, फिर फट जाएंगे। सारिफ के साथ ये ज्यादती जी, इसलिए मेरे ख्याल में प्लान बी, अगर एसडीओज, मैं बिलखसूस एसडीओज की बात कर रहा हूँ, अगर एसडीओज अपने इलाके की अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करें और इस मानसून में जो ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ, जिसके जंपर्स निकले, जिसके डी लिंक्स उड़े, डी लिंक उड़ना, जंपर का निकल जाना या फिर ट्रांसफार्मर का डैमेज होना, इसका एक ही बात है कि वो सिस्टम वहाँ ओवरलोड है, वहाँ कैपेसिटी नहीं है ट्रांसफार्मर की कि जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप उसको अपग्रेड कर दें, 200 का है कि 100 साल लगा दें, अगर 100 नहीं साल लगाने की जगह तो आप 200 की 400 का रिप्लेस कर दें। ये इस तरह की अपग्रेडेशन का काम अगर एसडीओज करें, ये काम उसका है, एसडीओज ने इनिशिएट करना है, एक्सीएन एससी तो जिनका काम होता है उनसे वो पूछा नहीं जाता कि पूछा काम जाता नहीं किया। है, शो काजेज होते हैं। अभी जो डैमेज हो रहा है, अभी जो आपको ट्रांसफार्मर मटेरियल से मिलेगा, उस बंदे का शो काज होगा, उसको उसका जवाब देना है कि आपने ये लाखों रुपए का ट्रांसफार्मर डैमेज किया, आप इसका जवाब दें। शो काज से लोगों के घरों में लाइट तो नहीं आ जानी, बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि शो काज से लाइट नहीं आनी, लेकिन सजा उसको जरूर मिल जाएगी। लोगों को लाइट से है, लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। आपके इलाके की क्या सूरत हाल होती है? देखें जी, बारिश में बात इस तरह है कि ऑब्वियसली जिस तरह शायद सिप्रा ने कहा कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो सूरत हाल होती है वो ऑब्वियसली कि कोशिश यही की जाती है लेस्को की जानिब से कि जहाँ पर है ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ पर लाइट को जो है वो बंद किया जाता है ताकि वहाँ पर जो पानी खड़ा होता है उसमें करंट ना आए, ठीक है। और रिसेंटली जो बारिश हुई है उसमें 5-6 घंटे जो है वो लाइट बंद रखी गई है इकबाल टाउन के इलाके में भी। चूँकि इकबाल टाउन के इलाके के हवाले से मैं बात करूँ कि पोश एरिया भी है उसमें, लेकिन वहाँ पर इकबाल टाउन का जो इलाका है, मैंने अभी बताया था कि 40 साल बाद वहाँ पर 40 करोड़ की लागत से सेवरेज लाइनें जो हैं वो डाली गई हैं ताकि निकासी आपको यकीनी बनाया जा सके। लेकिन आप यकीन जाने कि कसम से सूरत हाल जो है वो 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ा। अब हैरानगी वाली बात है कि पता नहीं किस किस्म की प्लानिंग जो है वहां पर की गई है, ना वहां पर पानी निकलता है। तजर्बाती बुनियादों पर काम चल रहा है, वो उन्होंने देखिए ये तजर्बात कब तक होंगे ना, मुझे ये बताएं। खोद के अब किसी को बुरा लगे, अभी किसी को बुरा लगे या सिस्टम को अपग्रेड किया जाए या सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाए, तो हम ये बात लाजमी कहेंगे कि जिन लोगों को 35-40 साल हो गए हुकूमत करते हुए, आज तक वो सिर्फ अपने शहर इक़्तिदार में खड़े हुए पानी को उसके निकासी आपको यकीनी बनाने के लिए कोई मुनासिब प्लानिंग नहीं कर पाए, तो इन्होंने मुल्क खाक चलाना है। सूरत हाल जो है वो ये है कि लोग डूबे होते हैं, थोड़ी सी बारिश, पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं और लाहौर से ज्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है। उन लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? अरबों रुपए के फंड जो हैं ये लगाते हैं, उसके बाद कई महीने जो है डेवलपमेंट के काम जो है वो चलते रहते हैं। अब ये लाहौर में जो मेगा प्रोजेक्ट जो चल रहा है पूरे लाहौर को बेहतर बनाने के लिए, मैं देखता हूं जब वो मुकम्मल होता है उसके बाद पानी खड़ा होता है या नहीं, पानी खड़ा होगा, नहीं निकाल सकेंगे। कहा तो यही जा रहे जी, उसके बाद पानी जमा नहीं होगा शहर में। फिलहाल आज बारिश अगर होती है तो आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना है जी। अगर आपकी घरों की छतें कमजोर हैं तो जरूर जाके छतों पे देखें, पानी जमा ना होने दें।
रोड पे हैं तो बहुत ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग करें, किसी भी किस्म के बरकी आलात को छूने से गुरेज करें, दूर दूर रहें जी, और गैर ज़रूरी तौर पर अगर बाहर ना ही निकलें वही बेहतर होगा। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे आज की खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, लीड स्टोरी की तरफ आ जाते हैं जी। पैमाइश के लिए मैनुअल तरीक़ेकार खत्म, तमाम वासा एजेंसियों को 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिक रेन गेज नस्ब करने का पाबंद कर दिया गया। हमारे यहाँ तो पता चलता है जी मोबाइल से कितनी बारिश हो रही है, कहाँ हो रही है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। अब ये क्या करेंगे जी, बारिश की पैमाइश के लिए जदीद गेज नस्ब होगी। वासा को ये टास्क दे दिया है। सो आपके पास महकमा मौसमियात भी है, आपके पास बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अंदाजा कर भी सकते हैं, बारिश होने से पहले भी बता सकते हैं कितनी बारिश की प्रेडिक्शन है, बारिश होने के दरमियान भी बता सकते हैं कितनी हो रही है। अब ये सिस्टम क्या करेगा इमरान यूनुस? देखिए, मैं अभी आपको मैं ये खबर सुन के वाकई मज़ाक़ेज़ ही बात है कि जी आप गेज नहीं, उससे क्या होगा? यही बात कर रहा हूँ ना, लोगों को इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप किस किस्म की टेक्नोलॉजी बारिश को मापने के लिए लेकर आ रहे हैं। होने के साथ रिलीफ चाहिए, सड़कों पर पानी। अल्लाह आपका भला करे। लोगों को अभी जो मैं थोड़ी देर पहले जो मैं थोड़ा हाइपर हो रहा था जिस बात पे, वो यही थी कि देखिए ना, वासा को फंड्स की कमी नहीं है। हुकूमत जो है वो भी फंडिंग करती है, इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो भी फंडिंग करते हैं, जायका जैसी बड़ी कंपनी जो है वो आपका साथ दे रही है और हर जगह पर वो वासा को सपोर्ट कर रही है। उसके बावजूद आपका पूरा शहर डूबा होता है। मैं सिर्फ शहर की इसलिए बात कर रहा हूं कि ये शहर इक़्तिदार है, और मैं जो बाकी इलाके हैं उनका क्या हाल होता होगा, चले उनको छोड़े, मैं यही की बात करता हूं ना। अब आप ये देखें, जैसे मैंने अभी कहा कि इकबाल टाउन के इलाके में अलहम्द कॉलोनी में मैंने बहुत कोशिश की। अब शायद सिपरा साहब ये कहेंगे कि उस वक्त दौर किसका था, ठीक है, मैंने खुद अपने इलाके में दरख्वास्तें देकर, और एमपीए जो था वो ऑब्वियसली मियां महमूद रशीद जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके कहा कि जी जेन्युइन काम है, पिछले 40 साल में सेवरेज सिस्टम चेंज नहीं हुआ, पाइपलाइन चेंज नहीं हुई, खुदारा इस इलाके का कुछ सोच रहे। उन्होंने क्या किया कि 40 करोड़ की लागत से वहां पर 40 साल बाद सेवरेज के काम जो है वो हुए, और आप यकीन जाने उसके बावजूद इस बारिशों में भी पानी जो है वो घरों में लोगों के आया। अब लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, आपने इतना पैसा लगा दिया, हर साल आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, काम करा रही है, मुझे लगता है उसके बावजूद भी हमें ऐसे पानी सड़कों पर। मैडम को तो छोड़ देना, माजरत के साथ। अब मैं बात करूंगा, इनको बहुत बुरी लगती है, और बाद में हमें मैसेजेस भी आते हैं कि आप थोड़ा अपना बोनेट बंद रखा करें। भाई बोनेट क्यों हम बंद रखा करें? बाहर जाते हैं लोग कहते हैं कि भाई यकीन जाने, लोग अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि मीडिया जो है, मीडिया का भी कोई फायदा नहीं, मीडिया का भी कोई फायदा नहीं, हम हर चीज को जाके दिखाते हैं। सवाल ये है कि चलिए आप ये नया सिस्टम लेंगे, वासा को कुछ आप नया सिस्टम वो देते ना कि बारिश के बाद पानी जल्दी निकल जाता, निकासियात जल्दी हो जाती, लोगों के घरों में पानी ना जाता। ये गेज सिर्फ ये बताएगा पैमाइश करके कि बारिश कितनी हुई, ऐसे ही है? नहीं, हमें टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। इसका फायदा आपको क्या पहुंचेगा? इसको मुझे ये फायदा पहुंचेगा, पानी नहीं आएगा। मेरी बात सुने, मेरे घर आएगा पानी, जब बारिश होगी तो पानी डूबता रहा है इनका घर जनाब का, डूबता रहा है, शादमान में डूबता रहा है, 2018 से 21 तक भी डूबता रहा है, और 2023 के बाद अब तक भी डूबता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा डूबा है, अभी तक डूब रहा है। इस टेक्नोलॉजी का जो मुझे और आपको ये फायदा होगा, मैं आपको बताता हूँ। जिद्दत लानी चाहिए हर सिस्टम में, मैं तो इसके हक में हूँ। जिस तरह आप कह रही थी ना कि बिजली का सिस्टम जो अपग्रेड होना चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए। आप जिद्दत क्या ला रहे हैं इसमें, आपको एक ऐसा पैमाना लगा रहे हैं जो आप वेदर और सारी बातें, ठीक है ये माजी में होती रही, अब भी होती हैं, कम से कम एक साल में ये तजर्बाती तौर पे चलेगा। अगले साल में वासा के पास एक सॉलिड रीजन तो होगी कि इस जगह पे ये बारिश हुई और इसकी ये पैमाइश, अभी भी उनके पास सारा डाटा मौजूद है, लेकिन अब ये वेदर और इधर उधर से जो वो लेते हैं वो सारा उनके पास है। वासा पे खुद जिम्मेदारी आयद हो जाएगी। आपको क्या फायदा होगा? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, बताता हूँ, आपको फायदा भी बता देता हूँ। वासा पे जिम्मेदारी हो जाएगी कि हमने आपको जदीद इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए, उसने पैमाइश करके बता दिया, एक साल में हुआ, अगले साल में अगर दोबारा आपका सिस्टम और आपका गलियां उसी तरह डूबे और उसी तरह सड़कें डूबे, तो फिर वासा को जिद्दत लाने में या वासा की टेक्नोलॉजी जदीद करने में आप और हमें कोई फायदा होगा? नहीं होगा।
आप इसलिए कह रही हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए। मैं इस प्रोजेक्ट के हक में हूँ, टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए। आपके एरिया की मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने स्टोरी बाद में करनी है, मैं आप बताता हूँ ना टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी ये आपके एरिया में चाइना ने, आपके एरिया में हुआ है, चाइना ने तजर्बाती तौर पे ऐसी डिवाइस लगाई है आप 11 kV फीडर के साथ, जो आपके घर की निशानदेही भी कर रही है कि यहाँ पे लोड ज्यादा चल रहा है, यहाँ पे इतने % लॉस है। और जब जाके टीम ने, चाइना की टीम और लेस्को की टीम ने चेक किया तो उस घर में डायरेक्ट सप्लाई लगी हुई थी। तो हमें जदीद टेक्नोलॉजी पे जाने की जरूरत है। मैं इस चीज से आप ये कह रही है अच्छा होना चाहिए, होना। अब आपका पता चल जाता है बारिश कहाँ कितनी होगी, चल जाता है आपके इलाके की बता देता है, हर चीज बता कर रहा होता है सर। आप कहते हैं कि ये सिस्टम नहीं आना चाहिए। नहीं, सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कि शहर डूबा, बारिश में डूबा, पहली दफा नहीं डूबा, कितनी दहाइयों से डूब रहा है और इसने मुस्तकबिल में डूबते रहना है। अब सुने ना, पूरी बात तो सुन लेना, आए तो बाहर नहीं ना सुनते। आप दोनों का यही तो मसला है। मैं आराम से बात करता हूँ, आगे आप बात ठीक करें ना। मैं नहीं, मैं कौन सी गलत बात की? आप छोटी सी बात आपके शाही साहब की बीट जो है लेस्को है, शाही साहब की बीट लेस्को है के हक में। शाही साहब इसकी तस्दीक कर ले, हम दोनों टेक्नोलॉजी के हक में इसकी तस्दीक कर ले। अगली बात, मेरे MP दोस्त हूँ तो 40 करोड़ आ जाए तो बाकी जो उसने लाख अवार्ड लिए थे वो क्यों लिए हुए थे? क्यों लिए हुए थे बताए मुझे सर। ये नहीं, ये मसला नहीं ना, छोड़े ना, मुझे इस बात का जवाब दें। मेरे और आपके MP दोस्त, मुझे मेरी बात वो नहीं, मैं देता हूँ, इस पे भी आ जाता हूँ। आपकी गलियों के लिए 40 करोड़ इससे फायदा क्या होगा? बाकी ये गेज आ गया। अब पूरी बात मुझे करने तो गेज का ये फायदा होगा कि मेजरमेंट होगी, कहाँ पे कितनी बारिश। आप लोग की पहली हेडलाइन होती है जहाँ ज्यादा बारिश होगी वहाँ से फौरी निश्चित में ज्यादा बारिश होगी, पानी वाला तालाब में ज्यादा बारिश। इस गेज के आने के बाद जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होगी फौरी वहाँ जाके निकासी। नहीं, फौरी नहीं होगा वहाँ पे, मुस्तकबिल बारिश रुकने का इंतजार करेंगे, फिर लाइट आएगी। पंजाबी की मिसाल है, ये बात पता है क्या है? पंजाबी की मिसाल है, अग्गा दौड़ पिछा छोड़। बात ये है कि पहले काम इनसे हो नहीं रहे और अगली नई से नई चीजें जो है इंट्रोड्यूस करवाने हैं। शायद सिप्रा साहब की भीड़ जो है ना वो लेस्को और SNGPL है। इसके बावजूद आप यकीन जाने यहाँ बैठे हुए शाहिद सिप्रा से आप ये पूछेंगे ना कि शाहिद साहब 2 घंटे हो गए बारिश को होते हुए, कहाँ कहाँ पानी खड़ा होगा, ये भाई साहब ना फिंगर टिप्स पे बता देंगे। कैसे बताएंगे भाई? मैं रिपोर्टर हूँ। और वासा को कौन बताएगा? मैं रिपोर्टर हूँ। वासा को कौन बताएगा गेज? ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी इनके पास आ रही है। भाई जो काम करने वाला वो तो करो। मेरा सवाल ये है कि लाजमी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए, यही तो बात फायदे जरूर होते हैं। बट मैं ये कह रही हूँ ये चीजें तो हम मोबाइल फोन से भी देख लेते हैं, पता चल जाती। चले, आप टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप दोनों तो इस हक में भी नहीं, टेक्नोलॉजी आप हक में आ गई। एक टेक्नोलॉजी पे आप तनकीद कर रही हैं, दूसरा अगर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं आप उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। अभी तो वबाले जान ही बने। हाँ, वबाले जान जब मुकम्मल होगा ना, मुकम्मल होने का चलिए देख ले, अगले साल भी हम यहाँ पे इंशाल्लाह मौजूद होंगे। अगर अल्लाह ताला ने अभी ये खुद ही कह रहे थे अगले सालों में डूबना लाहौर। मैं कह रही हूँ सिप्रा साहब, अगर अल्लाह ताला ने चाहा मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया है, ऐसे पानी की मेरी बात सुना, जब से मैं लाहौर आया हूँ और जब से मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया, बल्कि जब से लाहौर आया हूँ तब से पानी जमा हो रहा है ना, तब से पानी जमा। अब आपने 1 साल में उम्मीद लगा, आपने भी यहीं पे जहाँ पे आप पैदा हुई वहाँ पे अभी भी पानी जमा हो रहा है। सर ये सूरत कैसे बेहतर हो सकती है ये बता दें बस। ये ड्रेन सिस्टम आपका अच्छा बनेगा, आपके अंडरग्राउंड जो आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं उसको तजर्बाती तौर की बजाय अमली तौर पर उसको बिछाएंगे, कहीं से लिंक्स करेंगे कि कहाँ पे हमने किस तरह इसका फ्लो बनाना है और कहाँ पर पानी जाकर फेंकना है, तो फिर तो निज़ाम हो जाएगा ठीक। अदरवाइज आपके शहर के यही हालात रहेंगे, ये शहर के यही हालात नहीं है। आपकी मोटरवेज पे इसी तरह सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी अहम शाहराहों पे इसी तरह चीजें आ जाती हैं। साहब एक रिपोर्टर को अगर ये चीजें पता है तो लेस्को के जो इंजीनियर हैं क्या उन्हें ये चीजें नहीं पता? पता है, मैं क्यों नहीं वो अभी तक इस चीज को कर सके? मैं तो कह रहा हूँ दुआ गो हैं कि ये चल जाए और काम आ जाए, क्योंकि जाती उम्रा को इन्होंने बचा लिया है, जाती उम्रा को इन्होंने बचा लिया है। वहाँ पानी खड़ा नहीं, पहले होता था पानी वहाँ खड़ा, वहाँ तो पानी ठीक हो गया ना यार। मैं कहती हूँ चले बाकी शहर का, बाकी शहरियों का क्या कसूर है? आम लोगों पर रहम कर लें। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि जदीद टेक्नोलॉजी अच्छी चले और लोगों को उसका फायदा हो। हवाई अड्डों के करीब पोल्ट्री फार्म खत्म करने का फैसला किया गया है। लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए ये अहम इकदाम है। पैदर पे वाकयात परिंदा टकराने के और फिर जब उसकी रीजन देखी गई तो खतरनाक रीजन, जिसमें आपको ये बताया गया कि रिहायशी इलाके बनते चले जा रहे हैं, मार्केट्स बनती चली जा रही हैं, फूड पॉइंट्स बनते चले जा रहे हैं। तो एक परिंदा टकराने से बहुत बड़े वाकयात हुए भी,
हो भी सकते हैं। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है? इमरान यूनुस। देखिए जी, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। शाहिद सिपरा साहब ने भी विज़िट किया हुआ है हीथ्रो एयरपोर्ट। वो मतलब आप यकीन जाने कि वो आप लंदन में ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको आबादी ही नज़र आती है। वहाँ पर ऐसे वाक़यात जो हैं वो क्यों नहीं होते? बात ये नहीं है कि जी वहाँ पर आबादी ख़त्म कर दी जाए या कारखाने, बात यह है कि जो इर्द गिर्द के एरिया है उनको साफ़ रखने की ज़रूरत है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि गैर कानूनी मज़बा खाने जो है उनको ख़त्म किया जाएगा, पोल्ट्री फार्म जो है वो ख़त्म किए जाएंगे। अभी मैं रात ही अपने भाई से ये बात कर रहा था, तकरीबन 2-2:30 बजे हम ये बात कर रहे थे, उन्होंने जाना है बाहर, तो वो यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कि फ़्लाइट उनकी जो है वो परसों सुबह 4 बजे है। मैंने वैसे कहा, मैंने कहा यार इतनी सुबह फ्लाइट क्यों होती है? उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया में ना ये चीज हो रही है कि जब सूरज निकलता है ना उस वक्त फ्लाइट्स का लॉकडाउन लग जाता है। खैर उन्होंने मुझे ये बात की, अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है या नहीं। मैंने कहा उसकी वजह क्या है? कहते भाई परिंदे टकराते हैं। लाहौर में भी इस चीज को फॉलो किया जा रहा है कि जब सूरज निकलता है उसके बाद फ्लाइट्स को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है कि उस वक्त फ्लाइट कोई ना हो, चूंकि परिंदे जो है वो इस सीजन में ज्यादा उड़ते हैं और हादसात भी होते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये बात ठीक है कि कुछ दिन पहले जो है वो हमारे रिपोर्टर ने खबर दी थी कि एक तैयारा उड़ा है, इंटरनेशनल तैयारा, और परिंदा उससे टकरा गया और काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तैयारा जो है वो हादसे से बच गया। तो नो डाउट हमारे यहाँ पर कार्रवाइयाँ जो हैं वो हम देखते भी हैं कि अक्सर खबरें जो हैं वो सही देते रहते हैं कि एयरपोर्ट के तरफ जो है परिंदों को भगाने के लिए या मारने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस दिन से मैंने सिटी 42 में पहले दिन कदम रखा था ना, तो कुछ खबरें, कुछ इश्यूज, ये वन ऑफ देम है शाहिद सिपरा साहब। देखें ये तो इंतहाई खतरनाक काम है ना कि आपका जहाज उड़े और परिंदा टकराए की वजह से इतने सारे जिन सालों की आप बात कर रही हैं उन सालों में मैं एविएशन का रिपोर्टर हुआ करता था। उस वक्त एयरपोर्ट्स और एविएशन मेरे पास हुआ करती थी। ये उस वक्त भी मसाइल थे। उसकी वजह क्या है कि एक और आज आपको बात बता दूं, शायद आपको पता हो, जिस जगह पर एयरपोर्ट है इस जगह पर मुर्गी खाना स्टॉप होता था, मुर्गी खाना हुआ करता था। अच्छा। हाँ, ये उस जगह पे एयरपोर्ट बना हुआ, माजी में यहाँ मुर्गी खाना हुआ करता था। और आज फिर आप वही बात कर रहे हैं अब ये गैर कानूनी मुस्बा खाने एयरपोर्ट अभी भी मशहूर है मुर्गी खाना। हाँ, अभी मुर्गी खाना स्टॉप मौजूद है। अब बात यह है कि एयरपोर्ट तो उस वक्त जब बना उस वक्त तो शहर से बाहर आपने बनाया, लेकिन जैसे जैसे आबादी बनती गई आपके अब तो बिल्कुल एक सड़क का ही फर्क रह गया। ऐसे ही बिल्कुल सारा गुंजान आबाद हो गया। जिस साइड भट्टा चौक साइड ले लें, गैरिजन साइड ले लें, सामने ले लें, कसीरुल मंजिला फ्लैट्स बन गए हुए हैं वहाँ पे। वो बन गए, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स बन गई हैं वहाँ पे। ये सारी चीजें बन गई। अच्छा चले कमर्शियल बिल्डिंग्स को देख लें, कमर्शियल फ्लैट्स को देख लें, ये फूड पॉइंट वाली बात, पूरी मार्केट बन गई। बेसिकली मार्केट, रेस्टोरेंट्स, ये चीजें जो है ये परिंदों को अट्रैक्ट करती हैं। ज़ाहिर उन्होंने बाकियात ये खानी है ना, खाने से जो चीजें हैं, तो जब परिंदे आएंगे तो आप उनको किस तरह रोक सकते हैं? रोकने का वाहिद हल यही है कि वहाँ उनकी जो खुराक है और जो जरिया खुराक है उनका, उसको रोका जाए। आज क्या होगी, हम लोग कहें कि वहाँ रेस्टोरेंट्स बंद कर दें, कौन बंद करने देगा किसका कारोबार? नहीं पॉसिबल। ये तो तब था ना जब बन रहे थे, जब बन रहे थे उस वक्त रोका जाता, नहीं रोका गया। इसलिए आप इसका सदेबाब करने के लिए इस तरह की पाबंदियां लगा लें, जो मर्जी कर लें, ये नामुमकिनात में से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप रोकें। मैंने तो ऐसी वीडियोस भी देखी कि वो आपको पटाखा चला रहे हैं परिंदों को उड़ाने के लिए, और बड़ी बड़ी चीजें आई आपके सामने सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, लेकिन ये हल नहीं है। अच्छा, कुछ ममालिक में ये भी प्रैक्टिस की जाती है कि जहाज उड़ने से पहले एक जोरदार सायरन बजाया जाता है ताकि वो लेफ्ट राइट हो जाए। तो फिर उस देखे ना, ये सारी चीजें हैं। मुझे बताएं कि बाज़ जगहों पे हम लोग तो अद्वियात का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि करके, तो लेकिन परिंदों को मार देना भी तो मुनासिब नहीं है। बिल्कुल नहीं जी, मुनासिब नहीं है, लेकिन इसका कोई आपको पॉजिटिव हल मुझे बताएं क्या हो सकता है? परिंदों को आप किस तरह रोकेंगे? उसका एक ही रोकने का हल है कि उनकी खुराक जो है उसका, वहाँ जो जहाँ से खुराक उनको मिल रही है उस पर पाबंदी लगाएं। वो आप नहीं लगा सकते। कूड़ादान पड़े हैं, वो ऊपर से कवर नहीं है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं वो कूड़ादान ओपन है तो उसका खुराक का जरिया है। हालांकि ये ऐसा एरिया है जहां पर इन चीज़ों पर स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जैसे शाहिद सिपरा साहब ने बात की है कि वो ठीक है, वो पुराना मुर्गी खाना स्टॉप जो है वो अभी भी फेमस है और वहाँ पर मुर्गी खाने का जो एरिया है उस पर ये बनाया गया। उसके बावजूद अब वहाँ पर मतलब फूड पॉइंट्स बन गए, फूड मार्केट्स बन गई हैं। ये रिसेंटली मैंने देखा है कि तकरीबन पिछले महीने में एयरपोर्ट से भाई को लेके जब निकला तो थोड़ा सा आगे गए तो लेफ़्ट साइड पे वहाँ पर
फूड चेन जो है वो सारा एरिया बना हुआ है। चले हम उसके खिलाफ नहीं, बड़ी अच्छी बात है, हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन असल चीज़ है कि जब आप उस को डिस्कार्ड करते हैं वहाँ पर रॉ मटेरियल को या वो चीज़ें जो खाने पीने वाली चीज़ हैं, लोगों को भी एहतियात करना चाहिए। हमारे लोग जो हैं वो अभी भी साफ सड़कों पे अभी भी खाने की चीज़ें जो हैं वो फेंक देते हैं। और लिटरली ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी है पिछले हफ्ते। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि फूड एरिया तो बना हुआ है, लेकिन लोग वहाँ कुछ खा रहे हैं तो जब गाड़ी से निकले हैं तो भाई खुदा का खौफ खाएं, पास डस्टबिन पड़े हुए हैं या अपनी गाड़ी में इतनी जगह होती है कि आप वहां पर अपनी चीजें जो है वो खाने पीने की जो आप फ्री हो चुके हैं उसको रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे शीशा नीचे करते ऐसे फेंक रहे हैं। और मैं कह रहा था कि पता नहीं किस दिन अकल आएगी हम लोगों को कि वो एरिया जो कि साफ एरिया है वहां पर तो कम से कम ये हमारा शहर है, ये हमारी सड़कें। फौरी तौर पर नोटिस होना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा खतरा है। जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। चौथी खबर की तरफ आ रही हूँ। शहर में चूंकि इस टाइम बारिश हो रही है तो कुछ चीजें हमने डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हादसे में 2 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। बदामी बाग का इलाका, खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। और फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगी, एक रिवायती नोटिस जारी किया जाता है इन मकानों को कि जी खतरनाक इमारत है ये, इसको खाली कर दें। मॉनसून से कुछ देर पहले या मॉनसून के दौरान ये काम किया जाता है और उसके बाद होता क्या है, जो इस घर की हालत आप देख रहे हैं। शायद से देखें, इसमें गवर्नमेंट पे हमें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें खुद भी थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काबिल नहीं है उनकी। शायद सिप्रा साहब, बहुत बड़ा मसला है। मुझे लोगों की मेरी आप पूरी बात तो सुन लें, पूरी बात तो सुन लें मेरी। मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इस्तात नहीं है कि अपने घर को उस कदर, अगर खस्ता हाल है, उसको बेहतर बना सकें। मुझे ये बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या पुलिस या जो भी इदारा इस पर काम कर रहा है, उनको वहाँ से वो निकाल सकता है? नहीं, बेदखल तो नहीं कर सकता। उसका सेकंड ऑप्शन क्या हो आपके पास? ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे। बनता भी है ना, चलिए आप 2-3 महीने के लिए ना उनको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दे जहां पर वो शिफ्ट ना करे ना, उसको कोई इस तरह की चीज बनाकर दे दें कि उसका जो रेनोवेशन है या जो भी तरीकाकार उसका, जितने भी उसके खस्ता हाली है, उसके हिसाब से उसका काम करवा दे और उससे कहें कि ये आपकी अमाउंट इस तरह पेएबल है, वो अपने आहिस्ता आहिस्ता उसको पे करता रहे। लमसम जो है अचानक इतने पैसे अदा करना है। और ये देखें, ये वही कच्ची छतें गिरती हैं जहाँ पे गार्डर होंगे, जहाँ पे टीआर हैं, ये पुरानी और खस्ता हाल चीज़ें, ये वही छतें गिरती हैं और वही अफसोसनाक वाक़यात का बाइस बनती हैं। देखें, किसी की जान चले जाना और उसकी गुर्बत की वजह से चले जाना, और ये तो अलमनाक हसाने आए, और ये रियासत की जिम्मेदारी। मैं उसी पे मैं कहता हूं कि रियासत अगर ये डिटेल्स बनाती है तो डिटेल बनाकर तशहीर सिर्फ उसका नहीं है, उसका नेमुल बदल भी होना चाहिए। उसका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि भाई ये तशहीर हो गई, ये चीजें जो है खतरे का बाइस बन सकती हैं, लेकिन खतरे से निकालने के लिए हमने ये कर दिया है। वो नहीं अच्छा काम कर रही हैं जो मुफ्त मकान बना के दे रही हैं, या सस्ता आसान अपना घर अपनी छत स्कीम है। वी रियली अप्रिशिएट, लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। इन लोगों का क्या कसूर है? वो माँ जिसके 2 बच्चे चले गए, जिसके 2 बेटे चले गए, एक 7 साल बच्चा, एक 5 साल बच्चा है, उसके आंसू नहीं थम रहे हैं, तो उसका नेमुल बदल क्या है? उसका नेमुल बदल कुछ नहीं है। वो माँ सारा साल रोती रहेगी, जब जब मॉनसून आएगी वो माँ वो दिन याद करेगी जिसके बच्चे चले गए हैं। इमरान यूनिस। सॉरी, देखिए ये खैर मेरे पास 5 साल, मुझे समझ नहीं आ रही है। 5 साल और 7 साल का बच्चा जो है वो दिन रात जाग के माँ बाप अपने बच्चे पालते हैं। 5 साल का बच्चा जिस माँ ने अपनी गोद में रखा और जैसे पैदा किया, उसके बाद अपनी आंखों के सामने उसको ऐसे मरते हुए देखना, और ये कोई मतलब जान तो जान होती है, चाहे 7 दिन की हो या 7 साल की हो। ये एक 5 साल का बच्चा था, एक 7 साल का बच्चा था। ठीक है, हमारी हुकूमतें जो हैं वो बड़ी कोशिश करती हैं। हमारे यहाँ पर लोगों का ज़रिया माश जो है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि हम जैसे बंदे, हम अपनी बात करते हैं कि लोगों को लगता ना कि हम वेल सेटल्ड हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छी गाड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन कोई हमसे भी पूछे ना, एक नौकरी से या एक ज़रिया माश से हमारे घर भी नहीं चलते। हालात इस किस्म के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम
मतलब हाईली पेड सैलरी पर काम करते हैं इस इदारे में, और ये इदारा हमें बड़ी अच्छी सपोर्ट करता है, हर तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो बेचारे किराए के घरों में रहते हैं, जिनके बच्चे ज़्यादा हैं और घर का सिर्फ एक कमाने वाला है, घर जो है वो टूटा हुआ है, खस्ता हाल घर है। अब यकीन जाने वो बेचारा या खाना पूरा करे, तालीम फराम करे, या सेहत की सहूलियात फराम करे, या अपना घर ठीक करे। ठीक है, हुकूमतें जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवाती हैं, और उन प्रोजेक्ट में 100% शफाफियत भी नहीं होती। ठीक है, पहले इन लोगों पे आ जाए, ये जिसके बच्चे 2 फौत हुए हैं, ये भी हर चीज़ का टैक्स देते होंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या होता है? तरक्की याफ्ता ममालिक में यही होता है। मेरा एक दोस्त जो है वो मुझे कह रहा था कि तुम मतलब बाहर चले जाओ अगर इतने तंग हो। मैंने कहा जी बाहर जाने से क्या होगा? कहते यार अगर कुछ भी नहीं करोगे तो जब वहां के आप लोग नेशनल हो जाओगे तो वो कम से कम आप लोगों को जब तक रोजगार अच्छा नहीं मिलता आपको पालेंगे तो सही। मैंने कहा क्यों? कहता क्योंकि आप टैक्स पेयर होंगे। तो टैक्स पेयर तो यहाँ भी हर बंदा है, ठीक है। उसके बाद टैक्स भी हर किस्म का, ये जिसका घर था, क्या जब ये कोई चीज खरीदने जाता होगा तो क्या इसे टैक्स की डिडक्शन नहीं होती? माचिस की डब्बियां भी खरीदता होगा तो टैक्स देता होगा। अब ये घर की हालत जो मैंने देखी है, जो आप दिखा रही हैं स्क्रीन पे, उसका घर देख के लगता है कि वो बेचारा 2 वक्त की रोटी भी खिलाता होगा अपने बच्चों को, जिस किस्म की उसकी कंडीशन है। ठीक है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो बेचारी नोटिस देती है, वो और क्या करे, उसने नोटिस ही देनी है कि यार अगर आपकी छतें टपकती हैं उनको ठीक करवा लें। ठीक है, नहीं करवा सकते तो ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्प जो है वो करनी चाहिए। अब मैं एक कॉलम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ भी कांपते हैं उसको लिखते हुए, कि मैं आजकल जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ इस पर स्टोरी करने की। जो ये सरकार ने लोन स्कीम शुरू की है 48 अरब रुपए से नौजवानों को इंटरेस्ट फ्री लोन देने की। आप यकीन जाने कभी ये पंजाब बैंक डिटेल दे देना कि जी 48 अरब किन लोगों में बांटा गया अभी तक, आप यकीन जाने ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। वो लोग जो डिजर्विंग है उनको नहीं मिल रहे। और हमारे सोर्सेज जो है ना वो बैंकों के अंदर हैं, हमारे सोर्सेज जो है ना वो 8 क्लब के अंदर भी हैं, और वो हमें ये बताते हैं कि भाईजान लिस्टें पंजाब बैंक से यहां आती हैं, जिन लोगों को रेफर किया जाता है सीएम सेक्रेटेरिएट से, उन लोगों को ये कर्जे जो है वो दिए जा रहे हैं। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनसे 5,000 भी लिया जा रहा है, 10,000 भी लिया जा रहा है, और लाखों लोगों को रिजेक्ट किया गया है जो लोग डिजर्विंग है। इनका क्राइटेरिया पता नहीं क्या है, खुदा की कसम। मैं अब चलें, ये जो 15-15 लाख रुपया दे रहे थे कि लोग जो हैं वो अपनी छत बना ले, अपना घर बना ले, ऐसे लोग डिजर्विंग है यार, इन लोगों को देना चाहिए। कुछ नहीं कह सकते तो इन लोगों का पता कैसे लगाया जा सकता है? शायद सिपरा साहब बेहतर बता सकते हैं कि देखें, आपको ये जरूरत नहीं है कि आप सर्वे करवाएं, ओ भाई आप बिजली के बिल निकालें, आपको पता चल जाएगा कि यार कौन सा बंदा अमीर है, कौन सा गरीब है। मुझे ना किसके यूनिट जो है 150 यूज हो रहे हैं, किसके 1500 हो रहे हैं। यहाँ पर तो 1500 यूनिट, 2000 यूनिट, 3000 यूनिट इस्तेमाल करने वाला भी लोन ले रहा है और उसको मिल रहा है। कल परसों में सोशल मीडिया पे देख रही थी, क्योंकि हिना परवेज भट्ट साहिबा ना वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हेड है, तो एक खातून के घर वो जाती हैं, उनको मोहल्ले में कोई हरासा कर रहा था, जाके उनके सर पे हाथ रखती हैं, उनसे इश्यू पूछती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये अच्छे काम कर रही हैं, उनको सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहे हैं, तो इन घरों में भी ज़रूर जाएं, इस माँ के आंसू भी पहुँचे। इस तरह की बहुत सी माएँ हैं जो अपने बच्चों की जिंदगियाँ हथेली पे रख के बैठी हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। अच्छा जी, बिजली सारिफीन लाखों की तादाद में किस रिलीफ से महरूम हुए हैं? क्योंकि 3 अरब की सब्सिडी मंजूर नहीं हो सकी। कैसा रिलीफ था? शायद सिपरा साहब ये देखें, ये बेसिकली सब्सिडी होती है विफाकी हुकूमत की, और लेस्को इसका केस पहले यहाँ से अप्रूवल करके मिनिस्ट्री को भिजवाती है। मिनिस्ट्री के बाद जब वापस आता है तो बिलों में प्रिंट किया जाता है। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि ये 6 या 7 तारीख को चला जाता होता है केस, और 10 या 11 तारीख तक अप्रूवल हो जाती है, और जब बिलिंग साइकिल का आगाज़ होता है लेस्को में, तो वो सब्सिडी की बुनियाद पर बिल प्रिंट किए जाते हैं। अब ये जुमे को लेस्को ने अप्रूवल दी, आज गियो का केस अभी भेजोगा इन्होंने, हो सकता है मिनिस्ट्री से आज ही उसकी अप्रूवल आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। लेकिन यहाँ पे रिलीफ से महरूम कौन लोग हुए हैं? कुछ लोगों की रीडिंग लेकर उनके जो बैचेज हैं वो चले गए हैं प्रिंटिंग के लिए। लाखों ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी रीडिंग लेकर सारे बिल्स प्रिंट करने के लिए डाटा भिजवा दिया गया है, उनको तो अब ये रिलीफ नहीं मिलेगा, या फिर अगले साल देंगे, अगले महीने देंगे, या फिर ऐसा होगा कि लेस्को उसकी प्रिंटिंग को आर्जी तौर पर रोक लेगी। अच्छा, आर्जी तौर पर अगर रोकेगी तो फिर जब प्रिंट होकर बिल आएंगे तो फिर आपकी मुकर्रर तारीख इंतहाई करीब हो जाएगी। मतलब आज अगर जो बिल प्रिंट होके
कल को किसी के सारिफ के घर जाना, उसके पास 4-5 दिन 6 दिन का मार्जिन होगा। लेकिन अगर इस सब्सिडी को प्रिंट करने के लिए रोकेंगे, 2 दिन और लग जाएंगे, जब प्रिंट होकर पहुंचेगी आपको मुकर्रर तारीख में 2 दिन रह जाएंगे। इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। बेसिकली विफाक की है, इस महीने हुआ है, माजी में कभी भी नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा होता है जो सब्सिडी देना होती है। आपको पता भी है, अक्सर मिनिस्टर्स आके कहते भी हैं कि हम इतने अरब की सब्सिडी दे रहे हैं। 3 अरब तकरीबन लेस्को के जो कंज्यूमर्स हैं उनको सब्सिडी दी जाती है। लेस्को का फेलियर था जिसकी वजह से कुछ लोग इससे महरूम हुए, लेकिन आज अगर मिनिस्ट्री उसकी अप्रूवल नहीं देती तो मजीद बहुत सारे लाखों कंज्यूमर जो हैं जिनकी दोबारा रीडिंग लेकर दोबारा चला जाएगा डाटा, वो इससे महरूम हो जाएंगे। तो ये असल इशू है कि अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देना चाहती है तो लेस्को को बर वक्त इकदाम करने की ज़रूरत होती है। लेस्को का जो शोबा फिनांस है उसको ये बर वक्त करना होता है। लेस्को चीफ ने जुमा को इसकी अप्रूवल दी है, मुझे बताएंगे आगे क्या होगा मामला। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई चलो सोच ही लिया कि रिलीफ देना है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देखना चाहिए कि सार्फिन को उसका रिलीफ मिले। अब मुझे नहीं पता मेरा बिल प्रिंट हो गया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ बड़े आसान लफ्जों में, जिनका बिल प्रिंट होने चले गए हैं, आप अपने बिल पकड़ें और उसके लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा होगा रेफरेंस नंबर, उसका हवाला नंबर जिसको कहते हैं, उसका पहला डिजिट पढ़ लें। अगर 01 है और 02 है तो उनकी बिलिंग जो है वो प्रिंटिंग के लिए चली गई है, उनकी रीडिंग लेकर उन्होंने भेज दिया हुआ है और उसका प्रिंटिंग रोकते हैं तो फिर तो सब्सिडी मिल जाएगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। मैं बड़े आसान अल्फाज में समझा दिया। चलिए जी, अगर आपका इमरान साहब हो गया तो इंतजार करते हैं, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। हर माह की 6 तारीख को कहा गया है कि सब्सिडी जो है ना वो आई थिंक दी जाती है, यही लिखा हुआ है। 6 तारीख को अमूमी तौर पर केस भिजवा दिया जाता है। अच्छा 6 को चलो मान लिया इतवार थी, आप चलो 7 को कर दे यार। अच्छा अप्रूवल नहीं हुई, लेकिन ना ये बात सुने, एक ऐसा केस है जो कि हर 15 दिन बाद जो है ना उसकी मंजूरी तो गवर्नमेंट ने देनी है, और वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का। बिल्कुल ऐसे। वो तो हर 15 दिन बाद इन्होंने जनाब साइन करके ना जारी कर देना होता है। सब्सिडी जो है जिसमें रिलीफ मिलना है आवाम को, उस पर साइन नहीं हो रहा है कि नहीं, मजे की बात। अच्छा जी, बिजली की तलब में कमी है, बावजूद इसके शहर में लोड शेडिंग क्यों है? जहाँ लॉसेज हैं, जहाँ बिजली चोरी है, विफाकी पॉलिसी है, वहाँ पे लोड शेडिंग है 3 से 5 घंटे। और ये कितने इलाके हैं मैक्सिमम? बहुत सारे हैं। लेस्को के 272 के करीब शायद फीडर्स हैं। तो लेस्को को ये पता है कि यहाँ पर लाइन लॉसेज हैं, तो वहाँ पर बिजली चोरी रोक नहीं सकती लेस्को? आप कर रहे हैं ना, देखें आप एरियल बंडल केबल डाल रहे हैं जिसको आप टेम्पर्ड नहीं कर सकेंगे। सिंगल फेज मीटर, जो आपने चाइना की डिवाइस बताई वो लगाए, वो तो बड़ी मजेदार है। मैंने उस पर मैंने जाके स्टोरी करनी है, वो हर जगह लगाए। मैं तो वो लगाएंगे, वो तो मैं उसको देख के हैरान हुआ कि ये तो वो एक जो सीसीटीवी आपने लगा दी पूरी गली, मतलब ट्रांसफार्मर पे आपने कुछ इस तरह की चीज लगा दी जो आपको बता रहा है कि इतने कंज्यूमर्स हैं, इतना ये लोड इस्तेमाल हो रहा है, घर में इस टाइम इतना लोड है, ये तो कमाल ही हो गया। इतनी कैपेसिटी है इसकी, इतना लोड इस्तेमाल हो रहा है और इतना जो लोड है वो जाया हो रहा है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है ये। अच्छा इसके साथ AMI सिंगल फेज मीटर भी लगाए हैं, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि सिंगल फेज मीटर भी AMI पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड नोटिस की कीमत हो सकता है बढ़ जाए और बढ़ेगी, 8 से 10 हज़ार रुपया बढ़ेगी। लेकिन ऑटोमेशन पे जो आप पहले गेज की हम बात, ऑटोमेशन पे कोई चीज भी जाएगी उसका फायदा होगा। उसका क्या फायदा होगा? जब ये सिंगल फेज मीटर और 3 फेज मीटर आपके AMI मीटर लग जाएंगे और इस तरह की डिवाइसेस ट्रांसफार्मर्स पे ग्रिड्स पे लग जाएंगी तो मीटर रीडर का किरदार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शायद सब लोगों का एक सवाल रहता है, मेरा भी ये सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम डिमांड नोटिस देते हैं, मीटर खरीद लेते हैं, मीटर की कीमत हम अदा करते हैं, तो फिर बिल के अंदर जो है वो मीटर का किराया क्यों लिखा जाता है? रेंट, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। ये तो नहीं, पॉलिसी मतलब क्यों है ये कि एक मीटर आपने खरीद लिया, लगा लिया, पेमेंट कर दिया आपने, फिर उसका किराया क्यों वसूल करते हैं? जब आप बिल बनवाते हैं तो 1 रुपया क्यों कटौती करवाते हैं? तो क्या ये ज्यादती नहीं है? मैं तो ये तो देखे ना, ये तो फिर हर जगह रेट करने का तरीका कार है ना। चलिए खैर, अगली खबर की तरफ आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान खुला पेट्रोल बेचने पर 37 मुकदमात, 18 मशीनें जब्त की गई। बेतहाशा प्रोग्राम्स इस पे हुए हैं, पुलिस को साथ लेके जाके, जिले इंतजामिया को साथ लेके जाके। मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड रह गए। इमरान यूनुस एक कमेंट कर दे तो कमेंट क्या करना है? देखिए गवर्नमेंट ने जो फोर्सफुली करवाना है वो उसने करवा लेना है, जो नहीं करवाना तो नहीं करवाना। मशीनें हर जगह लगी हुई हैं। रियासत के सामने कोई नहीं ठहर सकता, ये नहीं करा सकते हैं। माजी में कोई ठहर सकता है? रियासत मुखालिफ, आप ये कह रहे हैं करा सकते हैं, बिल नहीं है उस तरह। रियासत करना चाहे हर चीज कर सकती है, हर चीज कर सकती है, और वो हमने देखा तजावुजात का खात्मा बहुत जगहों पर जहाँ पे नामुमकिन था मुमकिन हुआ देखा। उसके अलावा भी बड़ा कुछ किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको बताने वाले हैं अगर आप फाइलर हैं तो आपको फायदे क्या हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नुकसानात क्या हैं। ऑल्दो इस पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर चुके हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मैक्सिमम लोग टेक्स्ट नेट में आएँ और ये जान सकें कि उनको इससे बड़े बड़े फायदे क्या पहुंच सकते हैं और बड़े नुकसान क्या हो सकते हैं और टेक्स्ट चोरी जो है उसको हम कम कर सकें। बावजूद इसके अभी भी हम देखते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंस एक्ट जो पेश किया गया 2025-26, उसमें नॉन फाइलर्स को नुकसानात क्या, ओवरऑल भी, ना सिर्फ इस एक्ट के अलावा भी, क्योंकि हमने आपसे ये भी जिक्र किया था कि नॉन फाइलर्स जो हैं उनके नाम के साथ अब हमेशा के लिए मेंशन कर दिया जाता है जी, उनको मेंशन कर दिया जाता है कि ये लेट फाइलर हैं जी। एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करा दी गई थी। आपको रिटर्न्स अगर आप टाइमली फाइल कर देते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, नहीं करते हैं अगर आप फाइलर नहीं हैं तो इसके नुकसानात क्या क्या हैं, अगर आप अभी तक हुए नहीं हैं तो कितनी जल्दी हो जाए, कैसे हो जाए, वो जो फाइन वगैरह है उसका तरीक़ेकार क्या है, उसको आसान कैसे बनाया जा सकता है, आपके साथ के भी शेयर करेंगे जी। अपने मेहमान का तारुफ करा दूं, साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार उनीब अख्तर अंसारी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। ऑल्दो हम बहुत दफ़ा लोगों को बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि आगाज़ करना है प्रोग्राम का, अगेन वो लोग जिन्होंने पहले नहीं सुना फाइलर और नॉन फाइलर होता क्या है? फाइलर और नॉन फाइलर में ये फ़र्क है, जिन लोगों ने अपने नेशनल टैक्स नंबर लिए हुए हैं और प्रॉपर अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उनकी एक लिस्ट इशू कर देता है FBR पोर्टल के ऊपर, जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। उस लिस्ट में जिस टैक्स पेयर का नाम आ जाता है इज कॉल्ड फाइलर, कि वो शख्स फाइलर है, अपने टैक्स रिटर्न प्रॉपर फाइल कर रहा है और जितने भी फाइलर के बेनिफिट हैं वो अवेल कर सकता है। इसी तरह जो लोग लिस्ट में जिनका नाम नहीं आता वो नॉन फाइलर है। इस तरह वो अपने NTN नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते या अपने टैक्स रिटर्न प्रॉपर फाइल नहीं करते तो वो नॉन फाइलर है। अब फाइलर्स को जो बेनिफिट है उसमें टैक्सेशन रिड्यूस है, उनका टैक्स रेट कम लगते हैं। जैसा कि आप, अब मैं एक एक्टिव टैक्स पेयर हूँ, मैं अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल करती हूँ, क्या फ़ायदा होगा मुझे इसका? देखिए, एक्टिव के लिए ये है, अगर आप अपने बैंक से कैश विड्रॉ करवा रही हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। नॉन फाइलर को 0.8% टैक्स है, जो 1 लाख के ऊपर 800 रुपया बनता है। अच्छा। कि कोई भी शख्स 1 लाख रुपया अगर निकलवाता है अपने अकाउंट से, वो 800 रुपया पे करेगा और फिर वो अपने ही पैसे अपने बैंक से निकलवा सकता है। फाइलर को ये टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर मैं गाड़ी लेती हूँ तो क्या फ़ायदा होगा, मकान लेती हूँ क्या फ़ायदा जी होगा? इसी तरह अगर आप गाड़ी परचेज कर रही हैं या अपना प्रॉपर्टी परचेज कर रही हैं, उस पर टैक्स की रेशो कम है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रही हैं उसमें 236K का टैक्स, एडवांस टैक्स जो है वो लिया जाएगा आपसे रजिस्ट्री के टाइम पे विद होल्डिंग टैक्स, और वो जो टैक्स का रेट है वो 1.5% है जस्ट। ठीक है, 1 लाख के ऊपर 1.5% कह लें वो टैक्स है। और जो नॉन फाइलर है उस पे वो टैक्स की जो शरह है वो 18.5% है। अब देखिए, फाइलर को जो टैक्स है वो 1.5 है, नॉन फाइलर को 18.5 है, हाई मैक्सिमम रेट। हाँ। कितना डिफरेंस है उसके अंदर कि हाईएस्ट रेट जो है वो 18.5 पे चला गया। और इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रही हैं उस पर भी टैक्स की जो रेशो है उसमें डिफरेंस है कि आपका अगर प्रॉपर्टी सेल कर रही है उस पर 236C जो है वो एडवांस टैक्स आपने पे करना है प्रॉपर्टी सेल करते वक्त, और उस पर जो टैक्स है 4.5% है मिनिमम टैक्स, जो एक्टिव टैक्स पेयर ने देना है फाइलर ने। और जो नॉन फाइलर है उसने टैक्स 10.5 यानी कि 10.5% टैक्स आपने पे करना है, देन आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकती हैं। तो इस तरह के गाड़ी पे भी है, बैंक अकाउंट पे है, ट्रांजैक्शंस पे है, फाइलर को बहुत से बेनिफिट। खौफ क्यों है लोगों को टैक्स नेट में आने का? लोगों को क्या लगता है उनकी जायदाद का सबको पता चल जाएगा, उनके पास गोल्ड कितना है, उनके असासे क्या है, इसका नुकसान होता है क्या कोई? जी, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान एक तो हमारी इकोनॉमी को है, फिर हमारे रेवेन्यू को है। अब देखें आप बीइंग अ पर्सन, मुझे इसका क्या नुकसान है? मैं क्यों डर रही हूँ कि मुझे सब चीज़ें अपनी मेंशन नहीं करनी है कि मेरे पास क्या पड़ा है? क्यों लोग भागते हैं? ये एक हाई क्रिएट कर दी गई है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर जो लोग टैक्स नेट में आएँ वो अपने असासे एसेट डिक्लेयर करें, गाड़ी प्लाट बिल्डिंग डिक्लेयर करें, जो जस्टिफाइड टैक्स है उसको पे कर दें
उनको ना ही कोई मजीद टैक्स देना पड़ेगा, ना ही उनको पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी चीज़ें कहाँ से ली। जब हर चीज़ ऑलरेडी डिक्लेयर है और वो जस्टिफाइड है तो उन पर कोई टैक्स नहीं है। ये वैसी हाइप क्रिएट कर दी गई है मार्केट्स में, या लोगों को कोई डर खौफ है कि जी हम फाइलर हो जाएंगे, पता नहीं हमें पकड़े जाएंगे, हमें अरेस्ट कर लेंगे, हमारे से पूछेंगे जी ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ चला गया। ऐसा कोई मसला नहीं है। व्हाइट मनी ब्लैक मनी क्या होता है? वाइट मनी ये है कि ऐसी इनकम जो जस्टिफाइड है, जिसपे आप टैक्स देकर, टैक्स पे करके जो इनकम आपको मिलती है वो वाइट मनी है। ब्लैक मनी ये है ऐसी पेमेंट जिस पे टैक्स नहीं कटता या टैक्स अदा नहीं किया जाता, और वो पेमेंट आप कह दें अंडर द टेबल या थ्रू प्रॉपर चैनल रिसीव नहीं करते या बैंक के थ्रू रिसीव नहीं करते, वो ब्लैक मनी है। नॉन फाइलर्स का डाटा क्या मौजूद होता है और उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाती है? जी बिल्कुल, नॉन फाइलर का डाटा जो है FBR में मौजूद है। जैसा कि हमारी जो पाकिस्तान की जो आबादी है वो 25 करोड़ से प्लस चली गई है, लेकिन जो अभी हमारे जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं वो सिर्फ 60 लाख है। अब कितना बड़ा चंक जो है वो नॉन फाइलर का इसमें मौजूद है, उसमें जो लोग हैं उनको मैं ये समझता हूँ FBR को ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम करना चाहिए। इन लोगों को जो इतना बड़ा चंक रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहा या खौफ में है कि पता नहीं रजिस्टर्ड होंगे क्या हो जाएगा, तो उन लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, बजाय कि जब अब इन्होंने जो बजट दिया है फाइनेंस एक्ट में, उसमें जो मजीद जो टैक्स पेयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके ऊपर ही मजीद टैक्स डाल दिया कि वो टैक्स की रेशो उनको बढ़ा दिया, जो टैक्स 5% था वो 10% कर दिया। फिर उनमें कंडीशनें इतनी ज़्यादा लगा दी हैं कि वो बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उस पर इतना टैक्स होगा, ट्रांजैक्शन पे इतना। अब जैसे कि एक नई अभी लास्ट ही काफ़ी ये जो है ना उसमें न्यूज़ आई है कि 2 लाख पे ट्रांजैक्शन पे वो टैक्स का भी शायद आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि वो 2 लाख की ट्रांजैक्शन पे टैक्स। हालांकि ये भी हाई क्रिएट की गई है कि 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की अगर कोई कैश की ट्रांजैक्शन करता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। उसका जो एक्सपेंस है वो 50% डिसअलाउ किया जाएगा, उसके ऊपर FBR इनकम के ऐड करके टैक्स माइनर सा ले सकता है। ठीक है। अब मार्केट में पता नहीं ये क्या हाई क्या कि जी वो 2 लाख पे टैक्स लग गया, कोई पेमेंट नहीं करनी, ट्रांजैक्शन नहीं करनी, और वो लोगों में ऐसे खौफो हरास फैल गया। अब मुझे ये बता दें, ये जो फाइनेंस एक्ट 2025-26 है, इसमें क्या चेंजेस लेकर आए गई हैं और नॉन फाइलर्स को इसमें कैसे नुकसान पहुंचे? हाँ, फाइनेंस एक्ट में जो अब आया है उसमें सेक्शन 114 जो है ना वो इनकम टैक्स में ऐड किया गया। उसमें जो भी शख्स अब रजिस्टर नहीं होता NTN में, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई है। फिर जो शख्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा और वो उसमें एक महदूद हद लगा दी गई है कि वो 10 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जो नॉन फाइलर है या जो एलिजिबल नहीं है। अब उस सेक्शन में 2% को जो है ना डिफाइन किया गया, एलिजिबल पर्सन और इनएलिजिबल पर्सन। अब जितने भी एलिजिबल पर्सन है वही लोग गाड़ियां, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट चला सकेंगे अब इस 1 जुलाई के बाद से। जो इनएलिजिबल पर्सन है उसमें एक लिमिट लगा दी गई है कि जो इनएलिजिबल पर्सन है यानी कि जो नॉन फाइलर है वो 70 लाख से ज़्यादा की गाड़ी परचेज नहीं कर सकते। अब 7 मिलियन से ऊपर की गाड़ी वो परचेज नहीं कर सकते, 10 करोड़ से ज़्यादा की वो प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद वो 5 करोड़ से ज़्यादा का बैंक अकाउंट नहीं चला सकते 1 साल में, ना ही वो उसको मेंटेन कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैश विड्रॉवल पे लिमिट लगा दी गई है कि अपने ही अकाउंट को अगर आपने उससे कैश निकलवाना है वो भी आप 10 करोड़ से ज़्यादा 1 साल में कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये सारी लिमिट्स लगा दी गई हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो फाइलर नहीं है, जो नॉन एक्टिव है, कि अगर वो ये एक्टिव नहीं होंगे, फाइलर नहीं होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ेगी और ये ना वो गाड़ी परचेज करेंगे ना प्रॉपर्टी चीजें। बट अब ये है ना कि इतनी सारी मुश्किलात सुनने के बावजूद भी जो फाइलर होने जा रहा है उसको भी अब जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। क्या उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है? क्या हो सकता है उनके लिए जिन्होंने बहुत देर से रिटर्न फाइल नहीं की, अब वो इसमें ऐड होना चाह रहे हैं टैक्स नहीं? उसमें सच है तो कोई पेनल्टी फौरन से तो नहीं लगेगी। उसमें अगर कोई बंदा टैक्स नेट में आना चाह रहा है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, अपनी टैक्स रिटर्न को प्रॉपर फाइल करे। लेट फाइलर वाली टर्म जी वो लेट नहीं, जो अगर वो लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करता है 24 तक की, तब वो लेट फाइलर की कैटेगरी में फाइल करेगा। अब चूंकि 1 जुलाई के बाद से 2025 की रिटर्न आ चुकी है, अब वो रिटर्न लेटेस्ट जो आई है करंट वो फाइल कर देगा तो वो एक्टिव लिस्ट की कैटेगरी में फाइल कर जाएगा और जो एक्टिव टैक्स पेयर के बेनिफिट्स है वो सारा अवेल कर सकता है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, रूटीन में जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, क्या अगर हम फाइलर हैं तो उसमें भी हमें कोई रिलैक्सेशन होती है?
जी बिल्कुल, अभी ये फिनांस एक्ट में एक अमेंडमेंट आई है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो ज़्यादा लेडीज़ घर बैठ के परचेज कर रही हैं आजकल, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। उसमें यह है कि जो लोग बैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए पेमेंट जो है ना वो अपना ऑर्डर करेंगे प्लेस, उस पर 1% टैक्स है, और कैश ऑन डिलीवरी जो लोग सामान घर मंगवा के कैश देंगे उस पर 2% टैक्स लगा दिया गया। तो इस तरीके से जो है ना टैक्सेशन उन्होंने ज़्यादा इस बार जो बजट में काम किया वो किया है ई कॉमर्स पे, क्योंकि ई कॉमर्स पे बिजनेस बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है लास्ट 2 और 3 ईयर से। ये शॉपिफाई, अमेज़ोन और ये जितनी बड़ी है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, बिजनेस सारा उसमें कन्वर्ट हो गया। थोड़ी सी जो ट्रेंड बदल गया बिजनेस करने का। मैनुअल शॉप पे जाके अब लोग परचेजिंग करना ज़्यादा इतना नहीं पसंद करते जितना ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, अब लोगों ने जिन्होंने जायदाद इवन अपनी सेल भी करनी है, उनके लिए भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो भी इससे डर रहे होते हैं कि जी अब हमें भी टैक्स देना पड़ेगा। ये थोड़ा इजाफी बोझ नहीं डाला क्या? नहीं, मैं ये समझता हूँ इस जो फिनांस एक्ट में उन्होंने जो ओरिजिनल जायदाद जो सेलर है ना, जो ओरिजिनल सेलर है, उसके लिए तो कोई इतना मसला नहीं है। जो टैक्स लोग तो देना है ना बहरहाल उसमें। टैक्स तो देखें पहले भी था, वो अभी देना है, लेकिन ये है कि जो फ्रीक्वेंटली सेलर है, जो बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर कह लें, स्टेट एडवाइजर कह लें, उनके लिए प्रॉब्लम है। उनके लिए टैक्सेशन बहुत हाई कर दिया कि जो लोग एक प्रॉपर्टी लेके बेचते हैं, फिर लेके बेचते हैं, फिर लेके बेचते हैं, तो उस पर टैक्सेशन जो है वो डबल कर दिया। सही, तो जो ओरिजिनल बायर है या सेलर है उसके लिए कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि उसने 1 टाइम टैक्स देना ना, ओरिजिनल अपना घर सेल करना है, 1 टाइम टैक्स पे करना है। लेकिन जो स्टेट एडवाइजर है, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने हर प्रॉपर्टी पर टैक्स पे करना है। ठीक है, वो लोग जो कि फ्रीक्वेंटली बैरून मुल्क से रकम भिजवाते रहते हैं जी, क्या उनके लिए भी मुश्किल है? उनको भी बार बार इसमें से टैक्स देना होता है? नहीं, जो बाहर से पेमेंट आ रही है, तो वो रेमिटेंस है, उस पर 4 मिलियन की उसमें लिमिट है कि 40 लाख तक कोई भी शख्स अपने घर में रेमिटेंस जो है ना उसको वो मंगवा सकता है किसी भी एंड से। लेकिन अगर 40 लाख से ऊपर अगर वो पैसे मंगवाएगा बाहर से, तब वो उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा पेमेंट कहाँ से आ रही है, और उसको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। सही, उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स कल्चर को आम कैसे किया जा सकता है? मैं ये समझता हूँ FBR को पॉलिसीज जो है ना इसको सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा करना चाहिए। फिर इनको एक तो अपने सेशंस करवाने चाहिए डिफरेंट सिटीज़ में जाके, डिफरेंट, जैसे कि हमारा एक इदारा, FBR को अपनी पॉलिसीज में थोड़ी सी सॉफ्टनेस लेके आनी चाहिए। मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात ये है कि अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। डिजिटल इनवाइसिंग का उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया है कि जी हर बिजनेसमैन जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है वो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके FBR से लिंक करे और फिर वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। अब एक टैक्स पेयर है, सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, वो टैक्स देना चाह रहा है, वो अपना बिजनेस रन करना चाह रहा है। अब आपने कंडीशन लगा दिया जी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब एक शख्स है, उसके पास ना सिस्टम है, वो मार्केट में, अब लाहौर में किसी मार्केट में बैठा है दुकानदार, उसके पास तो सिस्टम ही नहीं है, वो किस तरह इनवाइस जनरेट करे और किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, इसका तरीकेकार FBR को बताना चाहिए। FBR को सेशंस करने चाहिए, हाँ, उसको सेशन करने चाहिए डिफरेंट मार्केट्स में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा इदारा है, लाहौर टैक्स बार हमारा इदारा है, पाकिस्तान टैक्स बार हमारा इदारा है, वहाँ पे डिफरेंट सेशन FBR को चाहिए करे। जो इनका इदारा प्राल है वहाँ पे वो सेशन करें, वो बताएं आकर कि किस तरीके से आप ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से आपने इनवाइस जनरेट करनी है और किस तरीके से आपने इसको फाइल करनी है। अब इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, उसमें इन्होंने ये कंडीशन दे दी थी कि 1 जुलाई के बाद कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो मैनुअल इनवाइस नहीं दे सकती। 1 अगस्त के बाद जो नॉन कॉर्पोरेट है वो मैनुअल इनवाइस नहीं दे सकेंगी। तो अब वो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की हाइप इतनी क्रिएट है, ऊपर से उन्होंने कहा जी, वो FBR ने कहा जी 3 से 4 हमारे वेंडर हैं, IT कंपनीज हैं, उनको भी इन्होंने कॉन्टैक्ट दे दिया कि इनके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके और अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे और फिर इनवाइस जनरेट करेंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स है, ये वाकई कुछ मुश्किलात है जिनमें जिसका कोई ऑल्टरनेट प्लान होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। मैसेज क्या होगा देखने वालों की? मैसेज तो एक तो मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएँ। इसमें जो एक हाइप क्रिएट है कि जी FBR पकड़ दकड़ करेगा, ये इस तरह कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। और जितना वो टैक्स नेट में आएंगे, अपने एसेट डिक्लेयर करेंगे, क्लैरिटी के साथ अपनी चीज़ें डिक्लेयर करेंगे, जो जस्टिफाइड टैक्स बनता है वो देने के लिए तैयार हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी, ना ही प्रॉपर्टी लेने में, ना ही देने में, ना कोई गाड़ी परचेज करने में, सेल करने में, बैंक अकाउंट को चलाने में। अब जो इस फिनांस एक्ट में मैं ये भी थोड़ा बताना चाहूँ कि अब कोई बंदा नॉन फाइनल बैंक अकाउंट भी ऑपरेट नहीं कर सकेगा। 1 जुलाई के बाद ये कंडीशन आ गई है।
उसमें 14AE एक सेक्शन चलें, इससे तो फिर खुद ब खुद लोग टेक्स्ट नेट में आएंगे। हाँ। एक ही आसान रास्ता बना दिया गया है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी एक ऐप के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कोई सेफ सिटी की जानिब से मुतारिफ कराई गई और उसका नाम है जी मेरी पहचान। नॉर्मली ऐसा लगता है कि मेरी पहचान का मतलब है कि हम अपने बारे में बता रहे हैं, बट ये ऐप है क्या, इसके क़याम का मकसद क्या है और इससे आम आवाम को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा। DSP सेफ सिटी इमरान महबूब साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी पहचान ऐप क्या है? अच्छा, मेरी पहचान जैसे भी आपने आगाज़ में बताया कि हर शख्स की एक पहचान है। तो मेरी पहचान का जो इनिशिएटिव पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से लिया गया, इसका बाकायदा आगाज़ तो ये मार्च 2025 में हुआ और इसकी सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब कोई भी ऐसा शख्स जिसकी किसी हादसे की वजह से या कोई मेडिकल एमरजेंसी की वजह से या इवन ड्रग एडिक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी उसके पास नहीं होती, तो अब मेरी पहचान की जो टीम है वो डेडिकेटेड टीम पूरे पंजाब में ऐसी किसी भी कॉल की सूरत में वहाँ पे जाएगी और उसकी आइडेंटिफिकेशन के अमल को मुकम्मल करके उसके वरसा से उस बॉडी को मिलवा देगी। अच्छा सर, इसमें वो भी शामिल है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बच्चे लापता हो जाते हैं, बुजुर्ग लापता हो जाते हैं, ज़हनी माजूर अफराद लापता हो जाते हैं, उनको भी अपनी पहचान नहीं पता होती ना। बिल्कुल, इसका दूसरा मैं यही बताने वाला था, बहुत अच्छी आपने बात की कि ऐसा कोई भी शहरी जो कि पाकिस्तानी शहरी पंजाब में उसकी मेडिकल उसकी कह लें कि मेंटली चैलेंज है या याददाश्त के इशू की वजह से वो अपना रास्ता भूल गया है, तो अब उसके घर वालों को उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 15 पे कॉल करने की शक्ल में हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और उसकी आइडेंटिफिकेशन को मुकम्मल करके उसके वरसा से मिलवा दिया जाएगा। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो अपने घरों से दूर होते हैं, वो लापता हो जाते हैं या खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की सूरत में उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, तब भी वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये क्रॉस पंजाब सिंपली अब कोई भी शहरी ऐसे किसी वाक़े को देखते हुए 15 पे कॉल करेगा और 15 पे हमारी मेरी पहचान का एक पूरा सेंटर इस्टेब्लिश है जिसका काम ही यही है। अब वो कॉल लेने के बाद उसकी अपनी टीम को वहाँ पे रवाना करेगा और ये मार्च से अब तक जब से इसके इनिशिएटिव का आगाज़ हुआ, हम कुछ 642 के करीब डेड बॉडीज़ जिनकी शनाख्त उनके पास नहीं थी, हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन को मुकम्मल करके उनके वरसा से मिलवा दिया। इसी तरह ऐसे बुज़ुर्ग जो मेंटली चैलेंज थे या याददाश्त का इशू था, उनको कोई 400 प्लस हमने ऐसे शहरियों को भी उनके वरसा से मिलवा दिया। सेफ सिटी में आपका सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है? होता क्या है, 15 से कॉल आती है, वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं, रिस्पांस टाइम क्या होता है, किस तरह से आपका तमाम सिस्टम चल रहा है? पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो एमरजेंसी हेल्पलाइन है, हम इस सर्विस को ऑटोमेशन चूँकि ऑटोमेटेड है, हम 15 की कॉल को लेते हैं और उसकी एमरजेंसी नीड को मुतल्लिका फील्ड फोर्स तक पहुंचा देते हैं ताकि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो उसको रिस्पॉन्ड कर दे। वो पुलिस रिलेटेड रिस्पांस भी हो सकते हैं, वो इसके अलावा एमरजेंसी सर्विसेज के भी हो सकते हैं। अब चूंकि 15 एक बड़ा एक मीडियम है जो कि इजीली अवेलेबल है और लोगों को याद भी है, इसकी एक अहमियत है, हर बंदा कोई भी ऐसी नीड होती है 15 पे कॉल करता है। तो इसकी अहमियत को अंडरस्टैंड करते हुए हमारे जो मौजूदा MD साहब हैं उनमें इसमें बहुत सारी सर्विसेज ऐड करवा दी, बहुत सारे इनिशिएटिव ऐड करवा दिए, जिसमें हमने देखा कि पहले भी प्रोग्राम में आपसे बात हुई, उसमें हमने मेरा प्यारा के नाम से जो ऐसे बच्चे गुम हो गए हैं उनको हमने उनके पेरेंट्स से मिलवाया, जिसमें अराउंड 24,000 ऐसे बच्चे जो कि गुम हुए, जिनके माँ बाप ने कहा कि हमारे बच्चे गुम हो गए हैं, वो हमने सक्सेसफुली 1 साल के अरसे में माँ बाप से मिलवा दिए। इसी तरह से अब ये मेरी पहचान के नाम से जो हमने इनिशिएटिव पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने लिया, हमने देखा कि जैसे ही ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, घर से रास्ता भूल गए या कोई ऐसे लावारिस किसी डेड बॉडी की शक्ल में पड़े हैं, तो वो अब उनके पेरेंट्स को, उनके वरसा को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब हमारी टीम उनकी आइडेंटिफिकेशन को मुकम्मल करा के उनके वरसा तक उसे पहुँचाएगी। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि अब तक आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर चुके हैं, कितने लापता अफराद को उनके घर तक पहुँचा चुके हैं, कितनी डेड बॉडीज़ की पहचान कर चुके हैं? जी अभी जब से ये सेंटर कायम हुआ मार्च 2025 से अब तक हम 642 के करीब डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफिकेशन के बाद उनके वरसा के हवाले कर चुके हैं और इसी तरह 444 ऐसे बुजुर्ग शहरी जो मेंटली चैलेंज थे या वो याददाश्त की वजह से अपना घर भूल गए थे,
हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन के अमल को मुकम्मल कराया और बचा दिया। अच्छा, जब तक उनकी आइडेंटिफिकेशन का अमल मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक भी हमने उनकी रहाइश के लिए बाकायदा अपने जितने हमारे यहाँ पे ऐसी NGOs हैं जिन्होंने हाउसिंग के इंतजाम किए हुए हैं उनको रजिस्टर्ड किया है, और उस वक्त तक हम उनकी रहाइश और उनकी देखभाल को भी यकीनी बनाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे ख्याल से लोगों को आपको अवेयरनेस के लिए भी कुछ करना है। सो आपकी इस ऐप के तहत या सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैगाम जारी किए जाते हैं? जी बिल्कुल, हमारी सोशल मीडिया पेजेस हैं जिसके ज़रिए काम कर रहा होता है, उस पर ये सारी कैंपेन चल रही होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ आपके जैसे प्रोग्राम में आपने शिरकत का मौका दिया, इसके ज़रिए भी। और वाकई हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले ऐसे बहुत से लोग जो कि अपने प्यारों के इंतज़ार में रहते थे, जिनको पता नहीं होता था कि वो ज़िंदा हैं या कहाँ पे हैं, तो अब उनके लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ये सर्विस शुरू कर दी है। ऐसा कोई भी वाक़या हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इवन मुझसे पूछ रहे होते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि हमारा बच्चा गुम हो गया तो हम क्या करें, या हमारे वालिद साहब थे वो नमाज़ पढ़ने गए, गुम हो गए, मिल नहीं रहे। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से उन सबको ये पैगाम दूंगा कि आपने अब परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आपके साथ है, पंजाब पुलिस आपके साथ है। आपने जस्ट 15 पे कॉल करनी है और हमारी टीम जो है वो उनकी पहचान और उनकी शनाख्त को, जो भी ऐसे लोग हैं, इवन हम सर्वे करते हैं मुख्तलिफ NGOs के पास जहाँ पे ऐसे बुजुर्ग शहरी मुकीम है जिनकी आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई है, तो हम उनको भी रजिस्टर करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन को मुकम्मल करते हैं और फिर उनके वर्सा तक पहुंचाते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, होता क्या है जी, सम टाइम हम सुबह आके आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि रेस्क्यू को एक छोटा सा बच्चा मिला कूड़ेदान में से। रेस्क्यू, इसके अलावा आपके यतीम खाना जितने भी हैं, जितने भी ओल्ड एज होम हैं, जितने भी आपके ऐसे इदारे हैं जहाँ पर बच्चों की कफालत की जाती है, इनके साथ भी इंटीग्रेटेड आप लोग हैं कि अगर इनको कोई बच्चा मिलता है, इनको कोई माजूर अफराद मिलता है, ओल्ड एज होम में कोई जाता है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचाई जा सके। सो इनके साथ आप जो है वो राब्ते में रहते हैं। इवन रेस्क्यू को तो हर रोज़ इस तरह की 100 चीज़ें जो है वो मिलती हैं। तो इस तरह के जो डेली इंसिडेंट हैं उसके वाक़यात तो 15 के ज़रिए हम तक पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमने बच्चों के लिए तो मेरा प्यारा के नाम से एक डेडिकेटेड सेंटर है, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड केयर, जो कि ये काम कर रहा है। अच्छा, इस तरह हमने अब ये मेरी पहचान, ये ओल्ड एज थे जो बालिग लोग थे 18 साल प्लस के, और उनके लिए डेड बॉडीज़ के लिए भी ये बना दिया। तो अगर ऐसे लोग, हमारी टीम जो ऑर्फनेज विज़िट करती है, फ्रीक्वेंट बल्कि विज़िट करते हैं हम ऐसे ऑर्फनेजेस में, ओल्ड एज हाउसेज में जहाँ पे ऐसे शहरी हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन मालूम नहीं है, तो हम उनको अपने साथ रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बाद, हम उनको उनके वर्सा के साथ मिला भी रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं काम शहरी हूँ, मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ और मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि अच्छा जी कहीं डेड बॉडी पड़ी है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो बेहोश पड़ा है और कहीं पर वो राब्ता नहीं कर सकता, उसके पास भी कोई नहीं आ रहा। आजकल तो हालात भी ऐसे ना, डर लगता है कि आप किसी के पास ना जाएं। सो ऐसे में आप क्या 15 पर इतला करके, फौरी आपके थ्रू राब्ता करके, कोई पिक्चर वगैरह भेज के, लोकेशन बताकर आप हेल्प कर सकते हैं किसी की? ये सारे मीडियम अवेलेबल हैं। आप सिंपली 15 पे कॉल भी कर सकते हैं, पंजाब पुलिस की वेबसाइट या पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट के जरिए वेब चैट भी कर सकते हैं। देखें, बड़ी एक ऐसी हकीकत है कि अगर कोई हादसे का शिकार होकर, जैसे आपने जिक्र किया, डेथ हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी उसके पास है नहीं, तो वो उससे पहले क्या होता था कि वो किसी डेड हाउस में इंतज़ार में होता था कि वो रसा से मिलवा दिया जाए, और वो रसा अलहदा परेशान होते थे कि हमारा भाई या बाप घर से गया पहुंचा नहीं। तो अब हमने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए ये सेंटर बना दिया जो कि इसके ज़रिए उसकी आइडेंटिटी के अमल को मुकम्मल करता है और उनके वर्सा के साथ उसको मिलवा देता है। तो ये एक ऐसा बड़ा काम है जिसकी ज़रूरत है। सो इसके साथ साथ मुझे ये बता दें कि ऑब्वियसली आप इतने ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी रिपोर्ट भी तैयार करते हैं, पूरे पंजाब में इतने लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा। सो समझते हैं कि इससे कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, लोगों की हेल्प होना शुरू हुई है? जी बिल्कुल। अभी देखिए कि पंजाब एमरजेंसी हेल्पलाइन पे हम डेली 80,000 प्लस कॉल्स लेते हैं जो कि एमरजेंसी नीड्स की होती हैं, और हर एमरजेंसी उस शख्स के लिए जो एमरजेंसी का शिकार होता है बहुत अहम होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई खातून ये कहती है कि मुझे मेरी वर्क प्लेस पे हरासा किया गया है और उसके पास इससे पहले तो कोई मीडियम नहीं था, अब हमारा एक डेडिकेटेड सेंटर है, वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन, जो कि उसकी इस नीड को ना सिर्फ एड्रेस करेगा बल्कि उसके इख्तिताम तक उसको फ्रीक्वेंटली फॉलोअप लेता है। और इवन वो शहरी के पास ये एक्सेस है कि वो अगर कोई मुतमईन नहीं है सर्विस से तो वो फीडबैक भी दे सकते हैं। इसी तरह से कोई डेड बॉडी मिलती है, कोई प्यारा आपका गुम हो जाता है, चाहे वो बालिग है या वो बच्चा है,
तो उसके लिए डेडिकेटेड टीम है। और हम, जैसे मैंने अवेयर्स किया कि हम 24,000 से ज़ायद ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स ने ये कॉल की कि वो गुम हो गए, तो हमारी टीम चूँकि 15 एमरजेंसी पूरे पंजाब में काम कर रही होती है, हमारे फील्ड ऑफिसर्स पंजाब पुलिस के तमाम शहरों में मौजूद है, तो हम उस कॉल को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर रहे होते हैं। और 24,000 एक बड़ा फिगर है जो कि एक साल में हम। अब सेफ सिटी की इन तमाम फैसिलिटी से फायदा उठाने के लिए क्या कोई आपको ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है कि 15 के थ्रू भी ये तमाम चीजें हो जाए? देखिए इसमें दोनों, जैसे 15 का मीडियम, 15 में हमने IVR है जिसमें हमने डेडिकेटेड नंबर असाइन कर दिया है हर सर्विस के लिए। अगर आपको ब्लड चाहिए है, आपको कोई बच्चे से रिलेटेड कोई इशू है, या आपकी जैसे लावारिस डेड बॉडी का, या बुजुर्ग कोई गुम हो गया उनका इशू है, तो उसके लिए डेडिकेटेड लाइन है 7। तो IVR पे आप अपने मुतल्लिका नंबर को सिलेक्ट करें और उस सेंटर की वो 24/7 सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। सही। इसके साथ साथ वो लोग जो कि किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, रास्ते में गिरे किसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज किसी के पैसे गिरे नजर आ गए, किसी का पर्स गिरा नजर आ गया, सो इसमें भी क्या आपकी ये हेल्पलाइन काम कर सकती है? ये तो जैसे पुलिस, पंजाब पुलिस अगर इमरजेंसी रिस्पांस दे रही है तो हर शहरी का भी ये, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसे किसी वाक़े को देखता है तो वो ज़रूर रिकॉर्ड करवाए ऐसे 15 पे। और हर चीज़ का रिकॉर्ड हो जाना, कोई जैसे बच्चा गुम होता है और कोई राहगीर ही देख रहा है, तो वो उस राहगीर उस बच्चे के बारे में कॉल कर देता है, तो उस बच्चे की हमारा फील्ड ऑफिसर वहाँ पे जाके, पुलिस ऑफिसर उस बच्चे को रेस्क्यू करता है, उसकी हाउसिंग का अरेंज करता है जब तक उसके पेरेंट्स नहीं मिलते। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा काम है। हम पहले किसी हेल्पलाइन पे कॉल करते थे ना तो बड़ा इशू फेस करना पड़ता था, लोकेशंस उस तरह से वाजे नहीं होती थी, जो टीम्स आप लोगों ने हायर की होती थी क्योंकि वो अक्सर लाहौर के बाहर के लोग होते थे, उन्हें रास्तों का उस तरह से नहीं पता था, तो रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है। सो आप क्या अपने तमाम लोगों को ट्रेन करते हैं कि लोकेशन पर पहुंचना है, अगर रश है तो उसका प्लान बी क्या है? समटाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि जी कोई पेशेंट होता है, वहां पर आपको टाइमली पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, सो रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है। जैसे पुलिस के लिए रिस्पांस, पुलिस ऑफिसर तो उस इलाके के तमाम गली कूचों से बड़ी अच्छी तरह आगाह होता है। हाँ, जो कॉलर है वो ज़रूरी नहीं कि उससे आगाह हो, तो हमने उसमें एक फीचर है, अगर वो 15 पे कॉल करता है तो हमारा जो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर है वो उसको एक टेक्स्ट भेजता है। उस टेक्स्ट को ओके करने के बाद वो उसकी लाइव उसकी लैट लॉग, उसकी GPS लोकेशन हमारे पास आ जाती है और हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर को रियल टाइम में वो कम्युनिकेट भी हो जाती है, तो ये इशू नहीं है। इसके अलावा ख़वातीन के लिए स्पेशली हमारा एक वीमेन सेफ्टी ऐप है, वो मैं ख़वातीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर उसमें करें। उसमें उनको अपनी लोकेशन बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी। उसके अंदर पैनिक बटन की फैसिलिटी भी है, उसमें वॉइस चैट की भी है, वीडियो चैट की भी है। जस्ट उन्हें टेक्स्ट करना है तो उनकी रियल टाइम पे उनकी लोकेशन हमारे सेंटर में, वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद होती है और वो हम कन्वे कर देते हैं साथ ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर को। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, एक अलमी है जी हमारे यहाँ, खुलेआम मनशियात फरोख्त भी की जा रही होती हैं, लोग मनशियात का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो कहीं कहीं अगर किसी शहरी को ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट करना है, तो क्या आप फौरी तौर पर ये सिचुएशन भी पुलिस तक पहुंचा सकते हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ इलाके में मनशियात खुलेआम फरोख्त की जा रही हैं, या यहाँ पर नशे के आदी अफराद रूटीन में बैठे होते हैं, सो इस चीज़ के हवाले से भी रिपोर्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो क्रिमिनल इंसिडेंट है, अगर किसी शहरी को इसका पता लगता है तो वो ज़रूर 15 की सर्विस अवेल करे, उस पर कम्युनिकेट करे। इसके अलावा अगर वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता तो ये सर्विस भी अवेलेबल है उसके लिए। तो अब हम 24/7 हमारी टीम उनकी सर्विस के लिए अवेलेबल है। और आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी की शक्ल में शहरियों को 15 की ऑप्शन लेनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी, आपको भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। जहाँ कहीं पर सेफ सिटी पुलिस आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना कुछ कर रही है, मैं सेफ सिटी के इस इक़दाम को सराहना भी चाहूँगी। जहाँ कहीं पर भी लगा कि ख़वातीन के लिए कोई प्रॉब्लम है, CM साहिबा की जानिब से जैसे ही इस मामले को संजीदा लिया गया, सेफ सिटी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और बड़े अच्छे तरीके से वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है वो काम कर रहा है। इसके अलावा गुमशुदा लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और उसके बाद ये मेरी पहचान, तो वी रियली अप्रिशिएट। इन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, किसी की हेल्प करें, अगर कोई मुश्किल में नज़र आ रहा है तो उसकी मदद करें, अगर रास्ते में पड़ी कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि नुकसान का बायस बन सकती है, या फिर जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मनशियात के आदी अफराद हमें मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आते हैं, मनशियात फ़रोख्त नज़र आते हैं, तो आपको भी सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार अदा करना है, आगे बढ़कर अपना हक अदा करना है। तो इसके लिए तमाम हेल्पलाइंस मौजूद हैं, 15 पर आप कॉल करेंगे, आगे आपके साथ दीगर ऑप्शन जो हैं वो शेयर की जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और जी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे आज का मौसम टुडेज वेदर में। अच्छा जी, शहर का मौसम खुशगवार है। बारिश के बाद अभी हल्की हल्की फुहार वाला सिलसिला जारी है। जो आप बाहर खड़े होते हैं तो आपको लगता है जी चंद कतरे कहीं से नजर आ रहे हैं। सो मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है और मानसून की बारिशें यूजुअली इस तरह की होती हैं। सो कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही, कहीं बहुत तेज़ बारिश है। सो बारिश का ये सिलसिला जो है आज तो प्रेडिक्शन की जा रही है दिन भर जो है वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। तो उन लोगों ने जिन्होंने कहीं पे जाना है, अपने दफातर में पहुंचना है, थोड़ा सा टाइम अगर आप मैनेज करके निकलेंगे तो आसानी से पहुंच सकेंगे, क्योंकि बारिश के दौरान आपको पता है जी पानी भी जगह जगह पर होता है, ट्रैफिक का निज़ाम भी सुस्ती का शिकार हो जाता है। अलबत्ता इस तरह के मौसम को आप इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय करते जा सकते हैं अपनी वर्क प्लेस पर भी। जैसे कि अभी हमें नजर आ रहा है बाहर एक दो जगह पर विंडोज कवर हटाए गए हैं, तो आप काम करते करते जब बाहर देखते हैं आपको काले बादल नजर आते तो आप बड़ा इंजॉय करते हैं। हल्की फुल्की हवा भी साथ साथ चल रही है, तो मौसम ओवरऑल जो है वो खुशगवार है। अगर बाहर मौसम खुशगवार है तो आज आपको इसी में बहुत अच्छे वाला एहसास हो रहा है, बल्कि ठंड वाला एहसास हो रहा है। सो मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन क्या है, बाहर का इस वक्त नज़ारा क्या है, हमें चरिंद परिंद और पौधे कैसे नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद हर चीज़ खिली खिली नजर आती है। सो बाहर का मौसम, हमारी साथी एंकर जो हैं सना मौजूद हैं इस वक्त, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू सना। मौसम इस वक्त बहुत ही खुशगवार हो चुका है। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ पर हल्का हल्के, मुझे पता नहीं कि कैमरे में नजर आ रहे हैं या नहीं, लेकिन बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ठंडी हवाएं चल रही है। जैसे कि मेरा मूड काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको, तो ये मौसम की वजह से ही है। जैसे ही ये मौसम अच्छा होता है तो सब शहरियों का मूड भी अच्छा हो जाता है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि काफ़ी मौसम अच्छा लग रहा होगा। ये पौधे और जो दरख्त लगे हुए हैं इस वक्त कितने खुशगवार लग रहे हैं और इनको देख के कितनी ताजगी का एहसास हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे ही मौसम अच्छा होता है तमाम शहरियों का मूड भी अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पिछले दिनों की बात करें, कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, गर्मी थी, हब्स थी। लेकिन आज जो है अल्लाह ताला की तरफ से अब्र रहमत बरसी और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। और महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया कि जो बारिशों का सिलसिला है ये कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। बरसात का मौसम है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी एक दिन बारिश होती है दूसरे दिन गर्मी होती है, लेकिन इसमें एहतियात जो है वो भी आपने लाजमी बरतनी है। PDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किए गए हैं, जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया, उसको भी आपने लाजमी फॉलो करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपने मौसम को भी खूब इंजॉय करना है, बाहर निकलना है। आप अपनी फैमिलीज के साथ पार्क्स का रुख कर सकते हैं, आप कहीं खाना खाने जा सकते हैं इस मौसम में, और साथ ही साथ इस मौसम को इंजॉय खूब कर सकते हैं। क्योंकि हम लाहौरी हैं तो हमें खाने पीने का भी बहुत शौक है, शौकीन है हम खाने के, तो अच्छे अच्छे खाने भी घर में भी बना सकते हैं और बाहर जाके भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मौसम को हम इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपने आप का एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है। ठंडी हवाएं जैसे कि चल रही है, आप देख रहे हैं मेरे बाल, मेरा दुपट्टा किस तरह से उड़ रहा है, तो आपको पता लग ही रहा होगा कि मौसम कितना। आप स्टूडियो में बैठी हैं, यकीनन आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा कि मौसम कैसा है, लेकिन आप भी जब ये जो आप कर रही हैं प्रोग्राम खत्म होगा तो आप भी बाहर निकलेंगे। स्टूडियो में मैंने जैसा कि मेंशन किया कि बाहर मौसम खुशगवार हो तो आपको बड़ा खुशगवार एहसास, यहाँ पर एसी की हवा बहुत ठंडी लगने लग रही थी, वो एक्चुअली ठंड वाला यहाँ पर सामान लग रहा है। तो मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि बाहर मौसम कितना खुशगवार है। बट वो लोग जिन्होंने मौसम को एंजॉय करना है जी, अब से कुछ ही देर में आपका लंच का टाइम भी हो जाएगा, तो आप ज़रूर मौसम को एंजॉय करें जी। वो एक रिवायती होती हैं चीज़ें हमारे यहाँ, पकौड़े, चाय, उससे आप मौसम को एंजॉय करते हैं। जिन्होंने ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, पराठे वगैरह भी आप खा सकते हैं, लेकिन रूटीन में ना खाएं, अच्छे मौसम में आप ज़रूर खा सकते हैं, मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। सो ज़रूर मौसम को एंजॉय कीजिए और इसके साथ साथ अपने काम भी टाइम पे कीजिए। एंड यस, एहतियात मौसम के साथ बहुत ज़रूरी है जी। ये मानसून के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है जी। अपने घर में अगर बरकी तनसीबात हैं, डोर बेल है, उसको ध्यान से दें, क्योंकि मुसलसल पानी की वजह से ना वो गीली हो जाती है। जितनी भी आप आयरन वगैरह लगा रहे हैं तो ध्यान से जी जूता पाँव में ज़रूर पहन के रखें, प्लास्टिक का, इन चीज़ों से दूर रहें और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। रोड पे जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है जी, अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल रखें। खुदा न खास्ता अगर रोड स्लिप होने की वजह से कोई हादसा होता भी है तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। बहुत सारे रोड्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं पानी भी जमा है, रोड स्लिपरी भी हैं, सो बहुत ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के हिस्से में आपकी बर्थडे की तरफ हम जा रहे हैं, जिनके बर्थडे उनको विश करेंगे। 7 साल की किसकी है जी? तलहा बलोच, इसके बाद जी हाइका वक्कास, गंजफर अली अंसारी, मोहम्मद उजैर, जैद बिन सुहेल, अब्दुल रहीम की सालगिरह है, अब्दुल रहमान की सालगिरह है, यासिर रज़ाक। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। जिनकी सालगिरह कल है, हमें पिक्चर्स भिजवाएं, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। बहुत ही आसान तरीका है जी। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करेंगे, इस नंबर पर आपने अपनी पिक्चर भेजनी है अपने नाम के साथ। अगर फैमिली में किसी की बर्थडे है और आप उनको स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, आप तब भी भेज सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अभी फातिमा की तरफ चलेंगे जी, ओपन मार्केट में मौजूद हैं, आपको सब्जियों की रेट लिस्ट बताएंगी। ओवर टू यू। आज की रेट लिस्ट के हवाले से बात करें तो ओपन मार्केट में और सरकारी नखनामे में जो है वो बदस्तूर फ़र्क आ रहा है बहुत ज़्यादा, और ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतों में सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं। जहां पे सरकारी नखनामे में उतार चढ़ाव का सिलसिला प्राइजेस में जारी रहता है, वहाँ पे अगर बात करें ओपन मार्केट की तो गिरां फरोश जो है वो अपनी मनमानी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और हर गिरां फरोश, हर दुकानदार अपनी मनमानी कीमत में सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहा है, जिससे आवाम जो है खासे गिले शिकवे करती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें आलू की सरकारी कीमत 85 रुपये मुकर्रर की गई सरकारी नखनाम में, लेकिन बाजार में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज 50 रुपये में मुकर्रर किया गया, लेकिन बाजार में 80 में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 75 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन इसकी बजाय ये 90 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी का सरकारी नख में 200 मुकर्रर किया गया, रेट ओपन मार्केट में 250 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 475 मुकर्रर की गई, बाजार में 600 में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि ये मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ ही ज़ायद दामों में फ़रोख्त हो रही हैं। दूसरी सब्जियों की बात करें, भिंडी की सरकारी कीमत 170 है, लेकिन बाजार में 190 और कहीं 200 तक फ़रोख्त दिया जा रहा है। अरवी की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन मुकर्रर करदा कीमत से 20 रुपये इजाफे के साथ 150 में फ़रोख्त किया जा रहा है। टिंडे की सरकारी कीमत 190 मुकर्रर की गई, लेकिन बाजार में 250 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह तमाम सब्जियों की बात करें तो ज़ायद दामों पे फ़रोख्त की जा रही है, जिस पर यहाँ पे मौजूद साथीन का, ख़रीदारों का ये कहना है कि 2 वक्त की रोटी जो है वो भी ख़रीदना बहुत ज़्यादा दुश्वार होता चला जा रहा है। इसलिए यही कहना है उनका कि इंतज़ामिया इस पर गौर व फिक्र करे और प्राइस। जी थैंक यू सो मच जी, आपने हमें अपडेट किया जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, शहर में वक्फे से बारिश हो रही है, तो वही एहतियात जो आपके साथ हमने प्रोग्राम में शेयर की, ज़रूर उस पर अमल कीजिएगा। दुआ है कि ये बारिश किसी के लिए ज़हमत ना बने। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।